नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अपकमिंग टीचर में। आज आप लोग ये देख के सोच रहे होंगे कि आज के वीडियो में क्या है। तो आज के वीडियो में आपको मैं पूरा प्रैक्टिस सेट कराने जा रही हूँ, एग्ज़ाम के पैटर्न पे पूरा प्रैक्टिस सेट। जी हाँ, मतलब जैसा आपका एग्ज़ाम में 100 मार्क्स का आएगा, 40 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव और 60 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव, वैसा पैटर्न का क्वेश्चन आज मैं इस वीडियो में कराने वाली हूँ, क्वेश्चन विद सॉल्यूशन। और मैं आपको बता दूं कि हम लोग जो है अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे मॉक कंडक्ट करा रहे थे। मॉक 1.0 सक्सेसफुल हो गया था, जिसमें हमने 3 मॉक कराया था, और मॉक 2.0 चल रहा है जो आज ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो उसी का एक प्रैक्टिस सेट मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ। ये पूरा डिटेल में हम लोग करेंगे 100 मार्क्स का। ठीक है, और अगर मॉक तो कंप्लीट हो चुका है, अब इसमें बच्चे इनरोल नहीं होंगे, लेकिन अगर आपको इन सारे 6 मॉक्स के PDF चाहिए तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हो। आपको इसमें 6 मॉक मिलेगा और 6 मॉक्स का सॉल्यूशन भी मिलेगा। उसके लिए आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हो। मैं डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में अपना व्हाट्सअप नंबर दे दूँगी, वहाँ से व्हाट्सअप करके आप इस 6 मॉक टेस्ट के PDF को और उसके आंसर्स को परचेस कर सकते हो। ठीक, तो आज के इस वीडियो में हम सारा डिटेल में EMRS 2025 के हॉस्टल वार्डन टायर 2 के यानी मेंस का पूरा फुल प्रैक्टिस पेपर सेट करेंगे। ठीक है, सॉल्व करेंगे और पूरा डिटेल में जानेंगे। आपको एक आइडिया भी मिल जाएगा कि पेपर कैसा आता है, और पूरा पेपर एक वीडियो में हम कवर कराएंगे। तो प्लीज़ जो है वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला देखिए, पहले भाग में क्या आता है हमारा। पहले भाग में आता है ना 40 प्रश्न आएंगे आपके। ठीक है, और इसी तरह से लिखा रहेगा कि इस प्रश्न पत्र भाग ए में 40 नंबर के वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा। प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का आपका रहेगा, और 1 नंबर कट होने पे 1/3 यानी एक क्वेश्चन रॉन्ग होने पे 1/3 मार्क्स आपका काट लिया जाएगा, यानी कि नेगेटिव मार्किंग ऑब्जेक्टिव में होगा। ठीक है, और सभी प्रश्न अनिवार्य है, सारे प्रश्न आपको करने हैं गए हैं, और जो भी आपको विकल्प दिया गया है यानी कि ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें आपको करेक्ट आंसर चुनना है। तो आप जो है इस प्रैक्टिस सेट को हमारे साथ करना, ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा, और पूरे पेपर में बताना कि आपका कितना नंबर आ रहा है। तो चलिए अब हम अपने वीडियो और क्वेश्चंस को शुरू करते हैं और एक एक करके सॉल्व करके इसको आगे बढ़ाते हैं। तो देखते हैं पहला सवाल क्या है। पहला सवाल देखिए, हिंदी इंग्लिश दोनों में है, लाइन बाय लाइन है, इस साइड और इस साइड करके है, तो वैसे ही करेंगे हम। पहला सवाल है अंडर द सेक्शन, इस तरह से देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है, अंडर द सेक्शन ऑफ 4 ऑफ पॉक्सो एक्ट 2012 द मिनिमम पनिशमेंट ऑफ पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट इज, यानी कि पॉस्को धारा, पॉस्को अधिनियम 2012 की धारा 4 के तहत प्रवेशक यौन हमले की न्यूनतम सजा क्या है। ऑप्शंस हमारे क्या क्या हैं। 7 वर्ष से कम नहीं या कठोर कारावास आजीवन तक, 10 वर्ष से कम नहीं या कठोर कारावास आजीवन तक, 5 वर्ष से कम नहीं या कठोर कारावास 10 वर्ष तक, और 20 वर्ष से कम नहीं या कठोर कारावास आजीवन तक। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, हमको इसका करेक्ट आंसर करना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है, पॉस्को अधिनियम 2012 की धारा 4 के तहत प्रवेशक यौन हमले की न्यूनतम सजा जो है 10 वर्ष से कम नहीं होती, और कठोर कारावास और आजीवन कारावास इसमें होती है। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, ये है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, एज पर पॉक्सो रूल 2020 द लिमिट ऑफ द फॉरवर्डिंग चाइल्ड स्टेटमेंट रिकॉर्डेड अंडर सेक्शन 164 CRPC टू द स्पेशल कोर्ट इन। ठीक है, यानी कि पॉक्सो नियम 2020 के अनुसार धारा 164 CRPC के तहत बच्चे के बयान को विशेष अदालत को भेजने की समय सीमा है। पूछ रहा है क्या होगा। ठीक है, तो ऑप्शन है 24 घंटे के भीतर यानी विद इन 24 आवर्स, 48 घंटे के भीतर यानी कि विद इन 48 आवर्स, 3 दिनों के भीतर यानी कि विद इन 3 डेज, और 7 दिनों के भीतर यानी कि विद इन 7 डेज। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। पॉक्सो नियम 2020 के अनुसार धारा 164 CRPC के तहत बच्चे के बयान को विशेष अदालत भेजने की समय सीमा जो है 24 आवर होती है। 24 घंटे के अंदर जो है बच्चे के बयान को लिया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 3 है,
Which section of the POCSO Act make failure to report offense punishable with imprisonment up to 6 month or fine both? यानी कि पॉक्सो अधिनियम की कौन सी धारा अपराध की सूचना न देने पर 6 माह तक कारावास, जुर्माना या दोनों दंडनीय बनाती है? ऑप्शन क्या क्या है? धारा 19 यानी सेक्शन 19, सेक्शन 21, सेक्शन 22 और सेक्शन 23। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि पॉक्सो अधिनियम के तहत धारा 21 के तहत अपराध की सूचना अगर आपको है कि किसी बच्चे के साथ सेक्सुअल अफेंस हो रहा है और आप उसकी जानकारी पुलिस को नहीं देते हैं, तो धारा 21 के तहत आपको जो है 6 माह तक का कारावास और जुर्माना दोनों हो सकता है। ठीक है, और ये जो है दंडनीय अपराध बनाती है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन कह रहा है, इन अ हॉस्टल सिनेरियो इफ अ वार्डन सस्पेक्ट चाइल्ड अब्यूज बट डज नॉट रिपोर्ट द पनिशमेंट अंडर पॉक्सो कैन बी। यानी कि हॉस्टल में यदि वार्डन को बच्चे के साथ दुर्व्यवहार का संदेह हो लेकिन रिपोर्ट ना करे तो पॉक्सो किस तहत सजा हो सकती है? अब देखिए हमारा ऑप्शन क्या क्या है। ऑप्शन है 1 वर्ष तक कारावास, 6 माह तक कारावास या जुर्माना, न्यूनतम 3 वर्ष तक कठोर कारावास या केवल जुर्माना कारावास नहीं। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 6 माह तक कारावास या जुर्माना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि यदि हॉस्टल वार्डन को जो है बच्चे के दुर्व्यवहार का संदेह है लेकिन वो रिपोर्ट नहीं करती है तो पॉक्सो के तहत उसको 6 माह तक का सजा या जुर्माना हो सकता है। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम अपने क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, ये है aggravated penetrative sexual assault under section 6 of POCSO after 2019 amended carries minimum punishment of। ठीक है, हिंदी में इसको मैं पढ़ के बता देती हूँ। देखिए हिंदी में है ये, पॉक्सो की धारा 6 के तहत गंभीर प्रवेशक यौन हमला 2019 संशोधन के बाद की न्यूनतम सजा क्या है? 20 वर्ष तक कठोर कारावास या आजीवन मृत्युदंड, 10 वर्ष तक कठोर कारावास या आजीवन तक, 7 वर्ष तक कठोर कारावास या आजीवन तक, या केवल 14 वर्ष तक कठोर कारावास। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। पॉक्सो की धारा 6 के तहत गंभीर प्रवेशक यौन हमला जो 2019 संशोधन के बाद की न्यूनतम सजा जो है 10 वर्ष तक कठोर कारावास या आजीवन कारावास। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा यहाँ से है, ये है क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, As per the Prohibition of Child Marriage Act 2006, the marriage of a girl below what age is considered child marriage? यानी बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के अनुसार लड़की की कितनी आयु से कम विवाह बाल विवाह माना जाता है? ऑप्शंस हमारे हैं 18 ईयर्स, 21 ईयर्स, 16 ईयर्स और 17 ईयर्स। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा क्या? ऑप्शन ए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। ठीक है, बाल विवाह जो है 18 वर्ष से कम उम्र की लड़की की शादी को बाल विवाह माना जाता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन EMRS hostel segregation of boys girls is primarily ensured under which administrative guideline? RT Act 2009, EMRS guideline and POCSO compliance, चाइल्ड लेबर एक्ट 1986 या नेशनल चार्टर ऑफ चिल्ड्रन। यानी कि EMRS हॉस्टल में लड़के लड़कियों का पृथक्करण मुख्य रूप से किस प्रशासनिक दिशा निर्देश के तहत सुनिश्चित किया जाता है? ऑप्शंस देखिए हिंदी में यहाँ पे दिया हुआ है। ऑप्शंस है हमारे यहाँ पे है ऑप्शंस है RT अधिनियम 2009, EMRS दिशा निर्देश एवं पॉक्सो अनुपालन, बाल श्रम अधिनियम 1986 और राष्ट्रीय बाल चार्टर। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। मतलब लड़के और लड़कियों का सेग्रीगेशन जो है EMRS दिशा निर्देश एवं पॉक्सो अनुपालन के तहत किया जाता है। RT अधिनियम में राइट एंड कंपलसरी एजुकेशन है, बाल श्रम अधिनियम में चाइल्ड लेबर एक्ट है और राष्ट्रीय बाल चार्टर में जो है बच्चों की सुरक्षा की जिम्मेदारी है। लेकिन जो सेग्रीगेशन है मेल और फीमेल स्टूडेंट का वो EMRS दिशा निर्देश और पॉक्सो अनुपालन के तहत आता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8।
क्वेश्चन नंबर 8 है, द वार्डन मस्ट मेंटेन विच रजिस्टर मैंडेटरी ऑफ द चाइल्ड सेफ्टी एंड इन्वेंट्री इन हॉस्टल। हॉस्टल में बच्चे की सुरक्षा और इन्वेंट्री के लिए वार्डन को अनिवार्य रूप से कौन सा रजिस्टर रखना चाहिए। ठीक है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं सारा डिटेल में। ऑप्शन है केवल उपस्थित रजिस्टर, स्टॉक रजिस्टर, विजिटर रजिस्टर, स्वास्थ्य रजिस्टर, केवल स्वास्थ्य रजिस्टर और केवल फीस संग्रह रजिस्टर। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्टॉक रजिस्टर, विजिटर रजिस्टर, स्वास्थ्य रजिस्टर। यानी कि सारे रजिस्टर जो है वार्डन को रखना चाहिए। अगर इसमें और रजिस्टर होता तो वो आंसर होता, लेकिन इसमें तीनों रजिस्टर का जिक्र है, इसीलिए ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, अंडर पॉक्सो द स्टेटमेंट ऑफ द चाइल्ड विक्टिम शुड बी रिकॉर्डेड इन द प्रेजेंस ऑफ। पॉक्सो के तहत पीड़ित बच्चे का बयान किसकी उपस्थिति में दर्ज किया जाना चाहिए। ऑप्शन है हमारे केवल पुलिस अधिकारी। ठीक है, ऑप्शन देखिए क्या क्या है, केवल पुलिस अधिकारी, अभिभावक संरक्षण और यदि लड़की हो तो महिला पुलिस अधिकारी, विशेष लोक अभियोजक, मीडिया प्रतिनिधि। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। पॉक्सो के तहत पीड़ित बच्चे का बयान जो है अभिभावक या संरक्षण और यदि लड़की हो तो महिला पुलिस अधिकारी की उपस्थिति में दर्ज किया जाना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, इन इफ हॉस्टल वार्डन फाइंड्स ऑप्शंस मटेरियल इन्वॉल्विंग चाइल्ड इन हॉस्टल परमिसेस, द फर्स्ट ड्यूटी टू रिपोर्ट अंडर विच सेक्शन। यानी यदि हॉस्टल परिसर में बच्चे से संबंधित अश्लील सामग्री मिले तो वार्डन को पहली ड्यूटी किस धारा के तहत रिपोर्ट करना है। ठीक है, ऑप्शन क्या क्या है, धारा 19 पॉक्सो, धारा 20 पॉक्सो, धारा 21 पॉक्सो और धारा 24 पॉक्सो। यानी कि सेक्शन 19, सेक्शन 20, सेक्शन 21 और सेक्शन 24 किसके अकॉर्डिंग, पॉक्सो एक्ट के अकॉर्डिंग। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, धारा 19। यानी यदि हॉस्टल परिसर में बच्चे से संबंधित अश्लील सामग्री मिले तो वार्डन की पहली ड्यूटी धारा 19 के तहत रिपोर्ट करना अनिवार्य है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, एज पर द 2019 amendment of POCSO Act, the penetrative sexual assault on a child below 16 years section 4(2) the minimum punishment is। यानी कि हिंदी में देखिए क्या है, पॉक्सो अधिनियम 2019 के संशोधन के अनुसार 16 वर्ष से कम आयु के बच्चे पर प्रवेशक यौन हमला धारा 4(2) की न्यूनतम सजा क्या है। ऑप्शन है 10 वर्ष से कम नहीं, कठोर कारावास आजीवन तक। ठीक है, 20 वर्ष से कम नहीं, कठोर कारावास आजीवन, प्राकृतिक जीवन शेष भाग और जुर्माना। ठीक, और क्या है ऑप्शन, और क्या है इसका ऑप्शन, और है ऑप्शन इसका 7 वर्ष से कम नहीं और कारावास तक और आजीवन जो है आजीवन तक, और 20 वर्ष से कम नहीं, कठोर कारावास। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। यानी कि पॉक्सो अधिनियम 2019 संशोधन के अनुसार 16 वर्ष से कम आयु के बच्चे में प्रवेश यौन हमला धारा 4(2) की न्यूनतम सजा जो है 20 वर्ष से कम नहीं है और कठोर कारावास है, और आजीवन प्राकृतिक मतलब जीवन का शेष भाग जब तक जिंदा रहे और जुर्माना। ठीक है, मतलब आजीवन कारावास और जुर्माना। ठीक, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है, अंडर द पॉक्सो रूल 2020 व्हेन पुलिस रिसीव इंफॉर्मेशन ऑफ ऑफेंस अंडर सेक्शन 19 दे मस्ट प्रोड्यूस द चाइल्ड बिफोर चाइल्ड वेलफेयर कमिटी विद इन। ठीक है, ऑप्शन क्या क्या है हमारे, हिंदी में देखते हैं। पॉक्सो नियम 2020 के तहत धारा 19 के तहत अपराध की सूचना मिलने पर पुलिस को बच्चे को बाल कल्याण समिति के समक्ष पेश करना चाहिए। यदि घर के सदस्य द्वारा अपराध की आशंका हो तो 24 घंटे में, सभी मामलों में 48 घंटे में, चिकित्सा परीक्षण के लिए 3 दिनों में, यदि कोई इमरजेंसी ना हो तो 7 दिनों में। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। यानी कि यदि घर के सदस्य द्वारा अपराध की आशंका हो तो 24 घंटे में जो है बाल कल्याण समिति के समक्ष पेश करना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। फेलियर टू रिपोर्ट पोर्नोग्राफी मटेरियल इन्वॉल्विंग चाइल्ड अंडर पॉस्को रूल्स 2020 शुड बी रिपोर्टेड टू। यानी कि पॉक्सो नियम 2020 के तहत बच्चे से संबंधित अश्लील सामग्री रिपोर्ट न करने पर रिपोर्ट करनी चाहिए किसको। ऑप्शंस देखिए क्या क्या है। ऑप्शंस है
सीधे विशेष अदालत को, एसजीपीओ यानी स्थानीय पुलिस या साइबर क्राइम पोर्टल को, केवल बाल कल्याण समिति को, या जागरूकता के लिए मीडिया को? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एसजीपीओ स्थानीय पुलिस या साइबर क्राइम पोर्टल को रिपोर्ट करना चाहिए अगर जो है हमें पॉक्सो नियम 2020 के तहत बच्चे से संबंधित अश्लील सामग्री मिले तो रिपोर्ट किसको करनी चाहिए, एसडीपीओ और स्थानीय पुलिस या साइबर क्राइम पोर्टल को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। इन एएमआरएस हॉस्टल टू इंश्योर चाइल्ड सेफ्टी वार्डन मस्ट कंडक्ट रेगुलर ओरिएंटेशन ऑन, यानी कि क्या कह रहा है क्वेश्चन, एएमआरएस हॉस्टल में बच्चे की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए वार्डन को नियमित ओरिएंटेशन करना चाहिए। किसके लिए, केवल शैक्षणिक प्रदर्शन पर, सुरक्षा सावधानियां, पॉक्सो दिशा निर्देश और बाल संरक्षण सिद्धांतों पर, केवल फीस भुगतान नियमों पर और खेल गतिविधियों पर? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ईएमआरएस हॉस्टल में बच्चे की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए वार्डन को नियमित ओरिएंटेशन करना चाहिए, सुरक्षा सावधानियां, पॉक्सो दिशा निर्देश और बाल संरक्षण सिद्धांतों पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंडर प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 पनिशमेंट ऑफ मेल अडल्ट अबव 18 मैरिंग अ चाइल्ड इज, यानी कि देखिए बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के तहत 18 वर्ष से अधिक पुरुष द्वारा बच्चे से विवाह की सजा 2 वर्ष तक कठोर कारावास या 1 लाख तक जुर्माना या दोनों, न्यूनतम 2 वर्ष कारावास या जुर्माना, केवल 50,000 तक जुर्माना या 5 वर्ष तक कठोर कारावास। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 2 वर्ष तक कठोर कारावास या 1 लाख तक जुर्माना। यानी बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के तहत 18 वर्ष से अधिक जो है पुरुष द्वारा बच्चे से विवाह की सजा क्या हो सकती है, 2 वर्ष तक कठोर कारावास और 1 लाख रुपए तक जुर्माना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 16। If warden suspect of a child is involved in household work beyond permitted limited in hostel relevant act is, ऑप्शंस है पॉक्सो एक्ट, चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन अमेंडेड एक्ट 2016, आरटी एक्ट और पीसीएमए 2006। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हिंदी में देखते हैं, यदि वार्डन को संदेह है कि बच्चा हॉस्टल में अनुमत सीमा से अधिक घरेलू कार्य में लगा है तो संबंधित नियम है पॉक्सो अधिनियम, बाल श्रम निषेध एवं विनियम संशोधन अधिनियम 2016, केवल आरटी अधिनियम, पीसीएमए 2006। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि बच्चा जो है घरेलू कार्य में लगा है, यानी कि बाल श्रम से रिलेटेड है, निषेध एवं विनियम संशोधन अधिनियम 2016 से रिलेटेड है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 है, पॉक्सो सेक्शन 21 पनिशेस फॉल्स कंप्लेंट और फॉल्स इन्फॉर्मेशन विथ, यानी कि पॉक्सो अधिनियम धारा 21 झूठी शिकायत या झूठी सूचना पर सजा देती है क्या। ऑप्शन है 6 माह तक का कारावास या जुर्माना दोनों, न्यूनतम 1 वर्ष कारावास, केवल जुर्माना, यदि सद्भावना हो तो कोई सजा नहीं। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, पॉक्सो अधिनियम धारा 21 जो है झूठी शिकायत या झूठी सूचना देने पर 6 माह तक का कारावास या जुर्माना दोनों लगाती है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा, हॉस्टल में इमरजेंसी में दुर्व्यवहार का संदेह होने पर वार्डन की पहली ड्यूटी क्या होगी। ऑप्शन है केवल अभिभावकों को सूचित करना, धारा 19 के तहत तुरंत एसडीपीओ पुलिस को रिपोर्ट करना, प्रिंसिपल की अनुमति का इंतजार करना और बच्चे को निजी तौर पर काउंसलिंग करना। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि हॉस्टल में इमरजेंसी में दुर्व्यवहार का संदेह होने पर वार्डन की पहली ड्यूटी है कि धारा 19 के तहत तुरंत एसडीपीओ पुलिस को रिपोर्ट करना। ठीक है, पॉक्सो एक्ट 2012 की धारा 19 के अनुसार किसी भी व्यक्ति जिसमें वार्डन भी शामिल हो तुरंत पुलिस या एसडीपीओ यानी स्पेशल यूनिवर्सल पुलिस यूनिट को सूचना देना अनिवार्य होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा, पॉक्सो की धारा 10 के तहत गंभीर यौन हमला की सजा है। ऑप्शन है
5 वर्ष से कम नहीं लेकिन 7 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना, न्यूनतम 10 वर्ष कठोर कारावास, केवल आजीवन कारावास या कारावास के बिना जुर्माना। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन, बताइए, ऑप्शन ए। पॉक्सो की धारा 10 की तहत गंभीर यौन हमला में 5 वर्ष से कम नहीं लेकिन 7 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना जो है होता है। ठीक है, पॉक्सो एक्ट 2012 की धारा 10 के तहत जो है गंभीर यौन हमला यानी कि एग्रीवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट के लिए सजा तय की गई है, जो कम से कम 5 साल का होना चाहिए और अधिक से अधिक 7 साल का होना चाहिए और साथ में जुर्माना भी लगना चाहिए। ठीक है, और ये जो धारा कठोर 10 वर्ष तक का है ना, ये धारा 6 में आता है। ठीक है, ये सारा धारा 6 में आता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 20। ठीक, 20 नंबर क्वेश्चन है, ईएमआरएस हॉस्टल में विजिटर रजिस्टर मुख्य रूप से रखा जाता है। ऑप्शंस है फीस डिफॉल्टर ट्रैक करने के लिए, बाहरी लोगों की निगरानी कर बच्चे को सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, शैक्षणिक प्रदर्शन रिकॉर्ड करने के लिए और एक और ऑप्शन है यहाँ पे भोजन इन्वेंट्री मैनेज करने के लिए। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ईएमआरएस हॉस्टल में विजिटर रजिस्टर मुख्य रूप से रखा जाता है बाहरी लोगों की निगरानी कर बच्चे की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए। मतलब विजिटर रजिस्टर रखा जाता है, इससे पता चलता है कि कौन सा व्यक्ति किस टाइम पे आया, बच्चे से उसका क्या रिलेशन है और कौन बच्चा किस टाइम हॉस्टल से निकला। तो विजिटर रजिस्टर का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, बाहरी लोगों की निगरानी करना और बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करना। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है, अंडर पॉक्सो मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ विक्टिम चाइल्ड शैल बी डन इन द प्रेजेंस ऑफ, यानी कि पॉक्सो के तहत पीड़ित बच्चे की चिकित्सा जांच किसकी उपस्थिति में की जानी चाहिए। ऑप्शंस है अभिभावक संरक्षण और यदि लड़की हो तो अधिमानत महिला डॉक्टर, केवल पुलिस अधिकारी, विशेष लोक अभियोजक और मीडिया। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि पॉक्सो के तहत पीड़ित बच्चे की चिकित्सा जांच जो है अभिभावक या संरक्षण यदि लड़की हो तो अधिमानत महिला डॉक्टर की उपस्थिति में की जानी चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है, द टाइम लिमिट ऑफ अ पुलिस टू कंप्लीट इन्वेस्टिगेशन अंडर पॉक्सो एज पर गाइडलाइंस, यानी कि पॉक्सो के तहत पुलिस जांच पूरी करने की समय सीमा क्या है। ऑप्शंस है 60 दिनों के भीतर, 90 दिनों के भीतर, कोई विशेष सीमा नहीं और 30 दिनों के भीतर। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। मतलब कि पॉक्सो के तहत जो है पुलिस की जांच करने की समय सीमा क्या होगी, ये हमें बताना है इस क्वेश्चन में। ठीक, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर होगा 60 दिनों के भीतर। ठीक है, पॉक्सो के तहत पुलिस जांच पूरा करने की जो वो होती है ना, मतलब पुलिस की जांच पूरा करने की चार्जशीट जो है 2 महीने की होती है, 60 दिन के अंदर दाखिल करनी होती है। और यह प्रावधान इसलिए है ताकि केस जल्दी आगे बढ़ सके और बच्चों को जल्दी न्याय मिल सके। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे क्या है। हॉस्टल में बाल श्रम रोकने के लिए वार्डन को बच्चे को प्रतिबंधित करना चाहिए। ऑप्शंस है सभी साफ सफाई गतिविधियां, खतरनाक प्रक्रियाओं या निषिद्ध व्यवसायों से काम, केवल पढ़ाई से कि खेल से। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, खतरनाक प्रक्रियाओं या निषिद्ध व्यवसायों में काम से। ठीक है, हॉस्टल में जो है बाल श्रम रोकने के लिए वार्डन को जो है बच्चे को प्रतिबंधित कर देना चाहिए खतरनाक प्रक्रियाओं या निषिद्ध व्यवसायों के काम से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। पॉक्सो के तहत बच्चे को अश्लील उद्देश्यों के लिए उपयोग करने की सजा। पहली सजा ऑप्शंस है 5 वर्ष से कम नहीं, कारावास और जुर्माना, न्यूनतम 20 वर्ष, केवल 3 वर्ष तक, केवल जुर्माना। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 5 वर्ष से कम नहीं और कारावास और जुर्माना। ठीक है, पॉक्सो एक्ट 2012 की धारा में जो पॉक्सो एक्ट 2012 के तहत धारा 14 और 15 के तहत बच्चे को अश्लील उद्देश्यों यानी कि पोर्नोग्राफी पर्पस के लिए इस्तेमाल करना एक गंभीर अपराध है और इसमें जो है कम से कम 5 साल की सज़ा होती है और साथ में जुर्माना होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। ईएमआरएस वार्डन की मुख्यतः प्रशासनिक ड्यूटी में शामिल है क्या क्या। ऑप्शंस है
केवल उपस्थिति, स्टॉक रजिस्टर, स्वास्थ्य रजिस्टर और स्वच्छता रिकॉर्ड रखना, केवल फीस रिकॉर्ड रखना, और एक और इसका ऑप्शन है कोई रिकॉर्ड जरूरी नहीं। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, स्टॉक रजिस्टर, स्वास्थ्य रजिस्टर और स्वच्छता रिकॉर्ड रखना। यानी कि ईएमआरएस हॉस्टल वार्डन की मुख्य प्रशासनिक ड्यूटी क्या होगी कि स्टॉक रजिस्टर को रखना, फिर स्वास्थ्य रजिस्टर रखना और स्वच्छता रिकॉर्ड रखना, हर चीज़ के रजिस्टर को मेंटेन रखना। ईएमआरएस हॉस्टल वार्डन की प्रशासनिक यानी एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटी में सिर्फ एक काम नहीं बल्कि कई महत्वपूर्ण रिकॉर्ड को संभालना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। 26 हमारा है, अंडर पीसीएमए 2006 चाइल्ड मैरिज इज अवॉइडेबल एट द ऑप्शंस ऑफ। पीसीएमए 2006 के तहत बाल विवाह रद्द करने योग्य है। ऑप्शंस है विवाह से पक्षाकार बच्चे के विकल्प पर, केवल अभिभावकों के अदालत के स्वतः संज्ञान पर और पुलिस। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा विवाह के पक्षकार बच्चे के विकल्प पर। यानी कि प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 के तहत बाल विवाह रद्द करने योग्य तब होगा जब जो है विवाह में पक्षाकार बच्चे के विकल्प पर हो। यानी कि बच्चा अगर बालिग 18 से 21 साल का हो जाता है तब वो खुद कोर्ट में जाकर उस शादी को रद्द करा सकता है। ठीक है, लेकिन इसको रद्द करवाने का अधिकार सिर्फ उस बच्चे को, लड़का लड़की को होता है जिसका विवाह पक्षकार है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। इफ ऑप्शंस मटेरियल फाउंड इन हॉस्टल मोबाइल वार्डन शुड, यदि हॉस्टल में मोबाइल में अश्लील सामग्री मिले तो वार्डन को क्या करना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन देखते हैं हमारा क्या क्या है। ऑप्शन है निजी तौर पर डिलीट करना, धारा 20 पॉक्सो के तहत रिपोर्ट करना, केवल प्रिंसिपल को सूचित करना, यदि नाबालिग हो तो अनदेखा करना। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि यदि हॉस्टल मोबाइल में अश्लील सामग्री मिले तो वार्डन को धारा 20 पॉक्सो के तहत रिपोर्ट करना चाहिए। ठीक है, धारा 20 पॉक्सो के तहत वार्डन को क्या करना चाहिए, रिपोर्ट करना चाहिए। तो देखिए इसका आंसर क्या हुआ था, धारा 20 पॉक्सो के तहत रिपोर्ट करना। पॉक्सो के तहत धारा 20 क्या होता है, इसका मतलब होता है कि अगर किसी मीडिया, फोटो स्टूडियो या वीडियो रिकॉर्डिंग से जुड़े व्यक्ति का पता चलता है तो किसी बच्चे के साथ यौन अपराध हुआ है तो यह बात ज़रूर रिपोर्ट करनी चाहिए। और ये किस पे लागू होता है, मीडिया, टीवी न्यूज़ आदि, फोटो स्टूडियो, वीडियो फिल्म बनाने वाले आदि पे। तो अगर उन्हें बच्चे के साथ गलत काम की जानकारी मिलती है तो पुलिस को संबंधित अधिकारी को तुरंत बताना चाहिए, और अगर वो रिपोर्ट नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ क्या होगी, कानूनी कार्रवाई हो सकती है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। 28 क्वेश्चन है हमारा, स्पेशल कोर्ट अंडर द पॉक्सो मस्ट डिस्पोज ट्रायल प्रेफरेबली विद इन, यानी कि पॉक्सो के तहत विशेष अदालतों को मुकदमा निपटाना चाहिए अधिमानत, यानी अधिकतम कितने टाइम पूछ रहा है, टाइम पीरियड। तो ऑप्शन है हमारा संज्ञान लेने के 1 वर्ष भीतर, 2 वर्ष में, और आगे देखते हैं संज्ञान लेने के 1 वर्ष के भीतर, 2 वर्ष में, और नो लिमिट और 6 महीने में। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा संज्ञान लेने के 1 वर्ष के भीतर, यानी कि पॉक्सो के तहत विशेष अदालतों का मुख्य निपटाना जो है 1 वर्ष के भीतर हो जाना चाहिए। स्पेशल कोर्ट को कोशिश करनी चाहिए कि केस का ट्रायल शुरू होने के बाद, यानी कि कॉग्नाइजेशन लेने के बाद 1 साल के अंदर पूरा कर दे। ठीक है, ये मैंडेटरी नहीं है लेकिन फिर भी ये पॉक्सो में कहा गया है कि 1 वर्ष के भीतर जो है केस का निपटारा हो जाना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 29, अ वार्डन मस्ट सेग्रीगेट बॉयज एंड गर्ल्स इन अ हॉस्टल एज पर, हॉस्टल में लड़के लड़कियों का पृथक करना चाहिए, क्यों पूछ रहा है। ऑप्शन है ईएमआरएस दिशा निर्देश, ईएमआरएस दिशा निर्देश और बाल सुरक्षा मानदंडों के अनुसार, केवल आयु के आधार पर, शैक्षणिक प्रदर्शन के आधार पर, और पृथककरण की आवश्यकता नहीं। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, हॉस्टल में लड़के लड़कियों का पृथक करना चाहिए, किसके आधार पर, ईएमआरएस दिशा निर्देश और बाल सुरक्षा मानदंडों के अनुसार। ठीक है, लड़के लड़कियों का जो है पृथककरण करना चाहिए। और क्यों जरूरी है पृथककरण, सेग्रीगेशन क्यों जरूरी है, क्योंकि इससे जो है बच्चे की गोपनीयता और अनुशासन बने रहती है, और इसलिए यह नियम सिर्फ ईएमआरएस गाइडलाइंस ही नहीं बल्कि बाल सुरक्षा मानकों यानी कि चाइल्ड प्रोटेक्शन नॉर्म के तहत भी आता है। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 30। पनिशमेंट फॉर नॉट रिपोर्टिंग ऑफेंस अंडर सेक्शन 21 पॉक्सो इन अप टू, धारा 21 पॉक्सो के तहत अपराध रिपोर्ट न करने की सजा अधिकतम क्या है? ठीक है, ऑप्शन है हमारा 6 माह कारावास या जुर्माना दोनों, 1 वर्ष कठोर, 3 वर्ष या आजीवन। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा 6 माह कारावास या जुर्माना दोनों। यानी धारा 21 के तहत, पॉक्सो के तहत अपराध के बारे में हमें जानकारी है और उसका हम रिपोर्ट न करते हैं तो हम भी सजा के भागीदार हैं, और उसके तहत हमें 6 माह तक का कारावास और जुर्माना या दोनों हो सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31। इन अ केस ऑफ एग्रीवेटिव पेंट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट इन अ चाइल्ड बिलो 16 ईयर पनिशमेंट में एक्सटेंड टू, यानी कि हिंदी में देखते हैं क्या होगा इसका। 31, 16 वर्ष से कम बच्चे के गंभीर प्रवेशक यौन हमले की सजा तक हो सकती है क्या? सजा पूछ रहा है। ऑप्शन है मृत्युदंड, केवल आजीवन, 10 वर्ष या जुर्माना। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा मृत्युदंड। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मृत्युदंड। यानी 16 वर्ष से कम बच्चे पर, जो 16 वर्ष का बच्चा जो है वो कम है और उस पर जो है एग्रीवेटिव पेंट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट होता है, तो आजीवन कारावास या मृत्युदंड या फिर जुर्माना तीनों हो सकता है। तो इसमें जो है ऑप्शंस नहीं है, ठीक है, इसमें ऑप्शन नहीं है, लेकिन कुछ मामलों में जो है मृत्युदंड भी हो सकता है, तो इसीलिए हम इसमें मृत्युदंड को ही सिलेक्ट करेंगे। अगर ऑल रहता तीनों दे के, केवल आजीवन, जुर्माना और मृत्युदंड, तो हम ऑल सिलेक्ट करते, लेकिन यहाँ पे मृत्युदंड होगा क्योंकि कुछ मामलों में डेथ पेनल्टी मृत्युदंड होता है। ठीक है, और यह अपराध बहुत गंभीर एग्रीवेटेड कैटेगरी में आता है और इसलिए कानून में सबसे बड़ी सजा दी देती है, खासकर 16 साल से कम उम्र के बच्चे के केस में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 32। हॉस्टल वार्डन शुड इंश्योर रेगुलर हेल्थ चेकअप टू प्रिवेंट, यानी कि हॉस्टल वार्डन को नियमित स्वास्थ्य जांच सुनिश्चित करनी चाहिए ताकि रोका जा सके क्या? केवल शैक्षणिक समस्याएं, दुर्व्यवहार का पता लगाना और बच्चे का कल्याण, फीस समस्याएं, भोजन बर्बादी। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, दुर्व्यवहार का पता लगाना और बच्चे का कल्याण। हॉस्टल वार्डन को नियमित स्वास्थ्य और सुनिश्चित करनी चाहिए, स्वास्थ्य जांच सुनिश्चित करनी चाहिए। क्यों? ताकि जो है बच्चे के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य की निगरानी हो सके, किसी भी दुर्व्यवहार यानी अब्यूज़ के संकेत का जल्दी पहचाना जा सके और बच्चे के ओवरऑल वेलफेयर, कल्याण को सुनिश्चित किया जा सके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 33। ठीक है, अंडर द पॉक्सो रूल 2020 सपोर्ट अ पर्सन ऑफ चाइल्ड विक्टिम मस्ट बी इन्फॉर्म टू अ स्पेशल कोर्ट विद इन, यानी पॉक्सो नियम 2020 के तहत बच्चे के लिए सपोर्ट पर्सन की नियुक्ति की सूचना विशेष अदालत को देनी होती है। नियुक्ति के 24 घंटे के भीतर, 7 दिनों में, कोई सीमा नहीं, और 48 घंटों में। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, नियुक्ति के 24 घंटे के भीतर। यानी पॉक्सो नियम 2020 के अनुसार जब किसी बच्चे के साथ सपोर्ट पर्सन नियुक्त किया जाता है तो इसलिए इसकी जानकारी जो है स्पेशल कोर्ट में जो है कितने दिनों में दी जाती है? 7 दिनों में। सॉरी, इसका आंसर जो है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा। 33 का जो है करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा। ठीक है, अगर जो है बच्चे के साथ स्पोर्ट पर्सन की नियुक्ति की जाती है तो विशेष अदालत को जो है, स्पेशल कोर्ट को इसकी जानकारी जो है 7 दिनों के अंदर दी जानी होती है। 24 घंटे यहाँ कोई समय सीमा लागू नहीं होती है। ठीक है, इसकी जानकारी जो है 7 दिनों के भीतर दी जाती हो, क्योंकि बच्चे के साथ सपोर्ट पर्सन नियुक्त किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 34। ठीक है, 34 क्या है? और चाइल्ड लेबर एक्ट प्रोहिबिटेड एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन बिलो 14 इन, बाल श्रम अधिनियम 14 वर्ष से कम बच्चों को प्रतिबंध करता है क्या क्या? ऑप्शंस है सभी व्यवसायों में, केवल खतरनाक कार्य में, केवल पारिवारिक व्यवसाय में, या स्कूल में। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा सभी व्यवसायों में। ठीक है, बाल श्रम जो है, चाइल्ड लेबर एक्ट जो है, प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986 को 2016 में संशोधित किया गया था और इसके अनुसार 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को किसी भी व्यवसाय, ऑल ऑक्यूपेशन में
काम पर रखना पूरी तरह प्रतिबंधित है। ठीक है, 14 से 18 वर्ष तक के बच्चे को खतरनाक कार्य में लगाना प्रतिबंध है, लेकिन 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को सभी व्यवसाय में काम पर लगाना क्या है, प्रतिबंधित है। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35, स्वच्छता में वार्डन की ड्यूटी शामिल है क्या क्या? केवल निगरानी, दैनिक मॉनिटरिंग, रिकॉर्ड रखना, स्वच्छता सुनिश्चित, स्वास्थ्य समस्याओं दुर्व्यवहार को छिपाने से रोकना, कोई ड्यूटी नहीं, साप्ताहिक केवल। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। स्वच्छता में वार्डन की ड्यूटी में क्या शामिल होता है? दैनिक मॉनिटरिंग शामिल होता है, रिकॉर्ड रखना, स्वच्छता सुनिश्चित और स्वास्थ्य समस्याओं दुर्व्यवहारों को छिपाने से रोकना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36। पॉक्सो एक्ट डिफाइन चाइल्ड एज अ पर्सन बिलो, यानी पॉक्सो अधिनियम बच्चे के परिभाषित करता है व्यक्ति का नीचे। ऑप्शन से 16 ईयर्स, 18 ईयर्स, 21 ईयर्स और 14 ईयर्स। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो पॉक्सो एक्ट के अकॉर्डिंग 18 वर्ष से कम उम्र के व्यक्ति बच्चे की कैटेगरी में आते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 18 वर्ष। जो भी 18 वर्ष से कम उम्र के व्यक्ति हैं वो जो है बच्चे की कैटेगरी में आ जाते हैं पॉक्सो एक्ट के अकॉर्डिंग। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं 37। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 37। इफ चाइल्ड डिस्क्लोज अब्यूज टू द वार्डन इमीडिएट एक्शन इज, यदि बच्चा वार्डन को दुर्व्यवहार बताए तो तत्काल कार्रवाई क्या होगी? ऑप्शन है रिकॉर्ड कर धारा 19 के तहत रिपोर्ट करना, प्रमाण का इंतजार करना, मीडिया को सूचित करना, अनदेखी करना। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, रिकॉर्ड कर धारा 19 के तहत रिपोर्ट करना। ठीक है, प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल अफेंस एक्ट 2012 के तहत पॉक्सो के सेक्शन 19 के अनुसार अगर कोई बच्चा दुर्व्यवहार अब्यूज़ की जानकारी देता है तो वार्डन की जिम्मेदारी है कि जानकारी रिकॉर्ड करनी है और तुरंत पुलिस या अधिकारी को रिपोर्ट करना है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं 38। ठीक है, इन ईएमआरएस इन्वेंट्री मैनेजमेंट बाय वार्डन प्रिवेंट, यानी कि ईएमआरएस वार्डन द्वारा इन्वेंट्री मैनेजमेंट रोकता है क्या क्या? चोरी और दुरुपयोग जो बच्चों की सुरक्षा को प्रभावित करे, केवल वित्तीय नुकसान, शैक्षणिक गिरावट या कोई संबंध नहीं। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। ईएमआरएस वार्डन द्वारा इन्वेंटरी मैनेजमेंट को क्या रोकता है? चोरी और दुरुपयोग जो बच्चों की सुरक्षा को प्रभावित करे। ठीक है, मतलब कि अगर जो है इन्वेंट्री मैनेजमेंट होगा तो किसी भी सामान की चोरी नहीं होगी, किसी भी सामान का दुरुपयोग नहीं होगा और बच्चे की सुरक्षा जो है प्रभावित नहीं होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 39 यहाँ पे है। पनिशमेंट फॉर प्रमोटिंग चाइल्ड मैरिज एक्ट पीसीएमए सेक्शन 11। ठीक है, यानी कि हिंदी में देखते हैं क्या है, यानी कि पीसीएमए धारा 11 के तहत, पीसीएमए का मतलब हो गया प्रोहिबिटेशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट सेक्शन 11 के तहत बाल विवाह को बढ़ावा देने की सजा क्या है? ठीक है, ऑप्शन है हमारा 2 वर्ष तक कठोर कारावास, 1 लाख जुर्माना या दोनों। महिलाओं के लिए कारावास नहीं, न्यूनतम 5 वर्ष, केवल जुर्माना या आजीवन। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 2 वर्ष तक कठोर कारावास या 1 लाख तक जुर्माना या दोनों। महिलाओं के लिए कारावास नहीं। तो प्रोहिबिटेशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 के सेक्शन 11 के तहत जो है अगर बाल विवाह को बढ़ावा दिया जाए तो उसका सजा 2 साल तक जुर्माना और या 1 लाख रुपए, 2 साल तक की सजा या 1 लाख रुपए तक का जुर्माना होता है। ठीक है, और 2006 के अनुसार पीसीएमए अगर कोई व्यक्ति बाल विवाह करवाता है, प्रोत्साहित करता है या अनुमति देता है तो उसको 2 साल तक का कठोर कारावास और 1 लाख तक का जुर्माना हो सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, ये लास्ट क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव का। ठीक है, इसके बाद हम डिस्क्रिप्टिव स्टार्ट करेंगे। अंतिम टफ यानी कि लास्ट क्वेश्चन, यदि वार्डन पृथक्करण न बनाए रखे जिससे दुर्व्यवहार का जोखिम हो तो उत्तरदायी क्या होगा? ऑप्शन है प्रशासनिक लापरवाही प्लस दुर्व्यवहार हो तो पॉक्सो रिपोर्टिंग विफलता, केवल ईएमआरएस नियम, कोई दायित्व नहीं या बाल श्रम अधिनियम। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, प्रशासनिक लापरवाही
यदि दुर्व्यवहार तो हो तो पॉक्सो रिपोर्टिंग विफलता। ठीक है, थोड़ा सा मैं आपको समझा देती हूँ ये क्वेश्चन। अगर वार्डन उचित रिकॉर्ड प्रबंधन नहीं रखता है या जिसे दुर्व्यवहार या क्या बोलते हैं उसको दुर्व्यवहार, यदि वार्डन जो है पृथक्करण बनाए ना रखे, यानी बच्चे को जो है अलग ना करे, सेग्रीगेशन ना करे, ठीक है, तो दुर्व्यवहार का जोखिम हो तो उत्तरदायी क्या होगा? प्रशासनिक लापरवाही उत्तरदायी होगी, क्योंकि पृथक्करण नहीं होगा तो बॉयज़ और गर्ल्स को जो है प्राइवेसी खत्म हो जाएगी, उनकी गोपनीयता नहीं बनी रहेगी, और इससे जो क्या होगा, प्रशासनिक लापरवाही होगी और साथ में दुर्व्यवहार, तो पॉक्सो रिपोर्टिंग की विफलता होगी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सारा ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन। अब हम करेंगे इसी में डिस्क्रिप्टिव के 15 क्वेश्चन, और ऐसे ही आपका पेपर आएगा, 40 नंबर का ऑब्जेक्टिव और 60 नंबर का डिस्क्रिप्टिव। तो आगे अब हम डिस्क्रिप्टिव को शुरू करेंगे इस तरह से। देखिए, अब हमारा आ गया सेक्शन बी, ठीक है, और इसमें जो क्या है 15 क्वेश्चन है 60 मार्क्स के, और इन सारे को अब हम डिटेल में करेंगे 1 बाय 1। ठीक है, तो अब हम डिस्क्रिप्टिव का क्वेश्चंस करेंगे डिटेल में। ठीक है, ऑब्जेक्टिव का हमने 40 क्वेश्चन कर लिया, अब हम डिस्क्रिप्टिव के 15 क्वेश्चंस करेंगे, और उन सबको मैं अब आंसर के साथ आपको डिटेल में समझाऊंगी। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है हमारा, देखिए प्रश्न 1 जो है, हॉस्टल वार्डन के रूप में पॉक्सो एक्ट 2012 की धारा के अनिवार्य रिपोर्टिंग और पॉक्सो रूल 2020 के बच्चे के अनुकूल प्रक्रियाओं का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए और आवासीय हॉस्टल में कार्यान्वयन चुनौतियों और अनुपालन के लिए आपके सक्रिय उपायों की चर्चा कीजिए। देखिए, ये क्वेश्चन देखने में बहुत ज़्यादा बड़ा लग रहा होगा, कहने का मतलब ये है कि क्वेश्चन बड़ा है, इसका मतलब ये नहीं है कि आंसर हमें 5 पेज में लिखना है। क्वेश्चन बड़ा इसलिए दिखाया जाता है ताकि बच्चे जो है कंफ्यूज हो और आंसर को ना लिख पाए या आंसर को बहुत लेंदी कर पाए, और यही एग्ज़ाम का जो है ट्रिक होता है, हमें क्वेश्चंस को समझना होता है और उसको टू द पॉइंट अच्छे से उसको सजाना होता है आंसर को। ठीक है, तो चलिए आंसर को देखते हैं, इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए, इसका आंसर होगा मैंडेटरी रिपोर्टिंग अंडर सेक्शन 19 एक्ट, पॉक्सो एक्ट 2012, अ चाइल्ड फ्रेंडली प्रोसीड्यूर अंडर पॉक्सो रूल 2020, चैलेंज मेजर्स इन हॉस्टल, यानी कि पॉस्को एक्ट 2012 में बच्चे के यौन अपराध से बचाने के लिए महत्वपूर्ण कानून है। धारा 19 रिपोर्टिंग अनिवार्य बनाती है और पॉस्को रूल 2020 बच्चे के अनुकूलन प्रक्रियाओं को सुनिश्चित करते हैं। हॉस्टल वार्डन की भूमिका में यह बहुत महत्वपूर्ण होती है। ठीक है, लास्ट इसमें फिर हम आगे क्या करेंगे, पॉइंट्स लिखेंगे। पहला पॉइंट क्या होगा, मैंडेटरी रिपोर्टिंग सेक्शन 19, और इसमें हम की प्रोविज़न लिखेंगे, यानी कि मुख्य प्रावधान। देखिए कैसे, any person having knowledge and suspicion of sexual offense must report to police SGPO. Failure to report leads to punishment under section 21. No need to prove supposition enough और आइडेंटिटी टू चाइल्ड मस्ट बी केप्ट कॉन्फिडेंशियल, यानी किसी भी व्यक्ति के जानकारी या संदेह होने पर पुलिस या एसजीपीओ को सूचना करना अनिवार्य है। रिपोर्ट न करने पर धारा 21 के तहत दंड है, केवल संदेह भी पर्याप्त है और बच्चे की पहचान और गोपनीयता रखी जाती है। ठीक है, फिर आगे देखिए क्या होगा, सेकंड इसमें पॉइंट हम लिखेंगे। देखिए आंसर हम पॉइंट्स में कर रहे हैं। चाइल्ड फ्रेंडली प्रोसीड्यूर यानी पॉक्सो रूल 2020 की फीचर्स क्या हो जाएगा इसमें, स्टेटमेंट रिकॉर्डेड इन चाइल्ड फ्रेंडली इन्वायरमेंट, preferably female police officer, doctor, no aggressive questioning or intimidation, medical examination without delay, presence of parents, guardian support person, child should not be detained at a police station, यानी कि बच्चे को अनुकूल स्थान पर बयान दर्ज करवाना, महिला अधिकारी डॉक्टर की प्राथमिकता, डराने धमकाने से बचाव, तुरंत मेडिकल जांच और अभिभावक सपोर्ट व्यक्ति की उपस्थिति में, साथ में रात में पुलिस स्टेशन में ले जाने से रोका जाए। ठीक है, थर्ड हमारा क्या हो जाएगा, इसकी मुख्य चुनौतियां क्या हो जाएंगी कि स्टाफ और छात्रों में जागरूकता की कमी हो जाएगी, संस्था की छवि खराब होने का डर हो जाएगा, आंतरिक रूप से मामला दबाने की प्रवृत्ति हो जाएगी और सामाजिक बदनामी का डर, प्रशिक्षित स्टाफ की कमी और गोपनीयता बनाए रखने में कठिन। ठीक है, फिर फोर्थ पॉइंट क्या हो जाएगा हमारा, प्रोटेक्टिव मेजर बाय वार्डन, प्रिवेंटिव मेजर, यानी प्रोटेक्टिव उपाय क्या होगा, छात्रों और स्टाफ के लिए जागरूकता कार्यक्रम कर सकते हैं, हेल्पलाइन नंबर प्रदर्शित करना, स्पष्ट रिपोर्टिंग प्रक्रिया करना, जेंडर संवेदनशील वातावरण बनाना और सामान्य क्षेत्रों में सीसीटीवी लगवाना, ये सब हम कर सकते हैं प्रक्रियाएं। साथ में रिस्पांस मेजर क्या क्या हो जाएगा हमारा, प्रतिक्रिया उपाय क्या होगा, तुरंत एसजीपीओ को सूचना देना, मेडिकल और मानसिक सहायता, गोपनीयता बनाए रखना, सीडब्ल्यूसी और अभिभावकों को सूचना देना, साथ ही साथ जो है बच्चे को सुरक्षित वातावरण देना, और लास्ट में जो है हम कंक्लूजन जरूर लिखेंगे। किसी भी क्वेश्चन का जब आंसर लिखो ना आप,
तो लास्ट में कंक्लूजन ज़रूर लिखो, निष्कर्ष। तो इसका निष्कर्ष क्या हो जाएगा, इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सेक्शन 19 पॉक्सो रूल 2020 requires awareness, sensitivity and strict compliance. A warden must act a protector, ensuring timely reporting and child friendly environment to safeguard children's right। यानी धारा 19 पॉक्सो नियमों का सही पालन, जागरूकता, संवेदनशील और कड़ाई से अनुपालन पर निर्भर करता है। वार्डन को बच्चे की सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए सही समय पर रिपोर्टिंग, सुरक्षित वातावरण प्रदान करना चाहिए। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन 1 का आंसर। अब हम क्वेश्चन 2 देखते हैं कि क्वेश्चन 2 है क्या। ठीक, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कह रहा है कि आरटी एक्ट 2009 की धारा 12(1)(c) और चाइल्ड लेबर अमेंडमेंट एक्ट 2016 के प्रावधानों का हॉस्टल प्रबंधन में अंतर संबंध समझाइए। शोषण रोकने और मुफ्त शिक्षा पहुंच सुनिश्चित करने में वार्डन की भूमिका विस्तार में बताइए। मतलब कि आरटी एक्ट 2009 और चाइल्ड लेबर अमेंडेड एक्ट 2016 के दोनों के बारे में बताना है, साथ ही इसे रोकने और मुफ्त शिक्षा सुनिश्चित करना और वार्डन की भूमिका भी हमें इस क्वेश्चन में बताना है। तो देखिए इसका आंसर किस तरह से होगा, मैं आपको बताती हूँ। तो आंसर होगा द इंटरलिंकेज बिटवीन आरटी 2009 सेक्शन 12(1)(c एंड द चाइल्ड लेबर अमेंडमेंट एक्ट 2016 रोल ऑफ अ वार्डन। तो पहले हम इंट्रोडक्शन लिखेंगे, जैसा कि मैंने बताया है आपको कि द आरटी एक्ट 2009 इंश्योर फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन एज 6 to 14 years, while the Child Labor Amendment Act 2016 prohibits child labor and regulates adolescent work. Both laws are interconnected as they aim to protect children from exploitation and ensure education। ठीक है, कहने का मतलब है कि आरटी एक्ट 2009 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देता है, जबकि चाइल्ड लेबर अमेंडमेंट एक्ट जो है 2016 बाल श्रम को प्रतिबंधित करता है और दोनों कानून बच्चों को शोषण से बचाने के लिए और शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए जुड़े हुए। मतलब दोनों कानून जो है आपस में कनेक्टेड है। आरटी एक्ट जो है मुफ्त और कंपल्सरी एजुकेशन दे रहा है और बाल श्रम जो है चाइल्ड लेबर एक्ट जो है बच्चों को बाल श्रम से रोक रहा है, बच्चों की शिक्षा और उनके समग्र विकास को सुनिश्चित कर रहा है। ठीक है, फिर देखिए इसमें पॉइंट्स क्या क्या होगा। देखिए आरटी एक्ट सेक्शन 112(c) में क्या क्या पॉइंट्स हो गए। 25% रिजर्वेशन ऑफ EWS एंड डिसएडवांटेज ग्रुप्स applies to private unnamed non-minority schools, free education including tuition book uniform, promote इंक्लूसिव एजुकेशन। यानी EWS और वंचित वर्ग के लिए 25% आरक्षण होगा, निजी और गैर अल्पसंख्यक स्कूलों में लागू होगा, मुफ्त शिक्षा, किताब और यूनिफॉर्म सब कुछ मुफ्त दिया जाएगा और समावेशी शिक्षा को बढ़ावा दिया जाएगा, यानी कि सबके लिए शिक्षा। ठीक है, सेकेंड पॉइंट हम क्या लिख सकते हैं, चाइल्ड लेबर अमेंडमेंट एक्ट 2016। ठीक है, यानी कि मुख्य प्रावधान इसके हम क्या क्या लिख सकते हैं। 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को के लिए पूर्ण प्रतिबंध, यानी 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे जो है किसी भी काम को नहीं कर सकते हैं, वो चाइल्ड लेबर एक्ट में आ जाएगा। ठीक है, फिर हम क्या लिख सकते हैं, 14 से 18 वर्ष के केवल गैर खतरनाक कार्य कर सकते हैं, खतरनाक कार्य पूरी तरह से प्रतिबंध है और शिक्षा और सुरक्षा पर जोर। ठीक, अब हम दोनों का देखेंगे इंटरलिंकेज बिटवीन बोथ एक्ट, यानी मुख्य संबंध दोनों एक्ट में क्या क्या होगा। RT ensure children go to school, preventing child labor. Child Labor Act support RT banning work from children. Both promote right to education and protection, prevent exploitation and dropout। यानी कि RT बच्चों को स्कूल में रखता है जिससे बाल श्रम रुकता है और चाइल्ड लेबर एक्ट शिक्षा को मजबूत करता है। ठीक है, और दोनों मिलकर शिक्षा और सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं, ड्रॉप आउट और शोषण को रोकते हैं। ये दोनों आपस में कनेक्टेड हो गया। अब हम रोल बताएंगे, हमारा क्वेश्चन में क्या रहता है, रोल ऑफ हॉस्टल वार्डन। तो रोल ऑफ हॉस्टल वार्डन बताएंगे, जिसमें पहला होगा प्रिवेंटिंग एक्सप्लॉयटेशन, यानी मॉनिटर स्टूडेंट टू इंश्योर नो चाइल्ड एंगेज इन लेबर, आइडेंटिटी साइंस ऑफ द चाइल्ड लेबर और अब्यूज, रिपोर्ट वायलेंस टू अथॉरिटीज, इंश्योर एडोलेसेंट्स आर नॉट इन हजार्ड्स वर्क। यानी कि शोषण रोकना क्या होगा, छात्रों पर नजर रखना और कोई श्रम में शामिल ना होने देना, बाल श्रम में संकेत की पहचानना और अधिकारियों को रिपोर्ट करना और खतरनाक कार्य से रोकना। फिर इसमें सेकंड पॉइंट क्या हो जाएगा, इंश्योरिंग एक्सेस टू एजुकेशन, 25% EWS प्रवेश सुनिश्चित करना, उपस्थिति बनाए रखना, पढ़ाई के लिए अच्छा वातावरण और स्कूल से समन्वय करना। ठीक है, फिर क्या इसमें और हम क्या लिख सकते हैं, अवेयरनेस एंड काउंसलिंग, यानी कि भूमिका और जागरूकता, बाल अधिकारों पर जागरूकता कार्यक्रम करना, अभिभावकों और छात्रों को शिक्षित करना, बच्चों को काम के लिए स्कूल छोड़ने से रोकना। ठीक है,
फिर एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स में हम क्या लिख सकते हैं, मेंटेन रिकॉर्ड ऑफ द स्टूडेंट, इंश्योर कंप्लियंस विथ लॉज, रेगुलर इंस्पेक्शन एंड रिपोर्टिंग, यानी कि प्रशासनिक भूमिका में रिकॉर्ड बनाए रखना, कानून का पालन सुनिश्चित करना और नियमित परीक्षण करना। ठीक है, तो लास्ट में हमारा कंक्लूजन क्या आता है कि बोथ आरटी एक्ट एंड चाइल्ड लेबर एक्ट वर्क टुगेदर टू इंश्योर दैट चिल्ड्रन आर इन स्कूल एंड नॉट एक्सप्लॉइटेड। द हॉस्टल वार्डन प्लेज अ की रोल इन इम्प्लीमेंटिंग दीज लॉज बाय इंश्योरिंग एजुकेशन, प्रिवेंटिंग लेबर एंड प्रमोटिंग चाइल्ड राइट। आरटी और चाइल्ड लेबर एक्ट मिलकर बच्चों को शिक्षा दिलाने और शोषण से बचाने का काम करते हैं और वार्डन की भूमिका इन कानूनों में लागू करने में बहुत महत्वपूर्ण होती है। देखा, जब हमने क्या किया, आंसर्स को टू द पॉइंट्स में लिखा और लास्ट में कंक्लूजन जरूर लिखा। ठीक है, अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रोहिबिटेशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 रद्द करने योग्य और शुरू से अमान्य बाल विवाह प्रावधानों पर चर्चा कीजिए। हॉस्टल रोकथाम जागरूकता और रिपोर्टिंग की रणनीतियां बताइए। मतलब कि हमें चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 के बारे में बताना है और उसको हॉस्टल रोकथाम की जागरूकता से जुड़ के और रिपोर्टिंग रणनीतियां से जोड़ के इसका आंसर करना है। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। आंसर इसका होगा, इस तरह से हम हेडिंग डालेंगे, प्रोहिबिटेशन ऑफ प्रोविजन ऑफ प्रोहिबिटेशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 रोल ऑफ अ वार्डन, यानी इंट्रोडक्शन में पहले लिखेंगे कि द प्रोहिबिटेशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 एम्स टू एलिमिनेट चाइल्ड मैरिज एंड प्रोटेक्ट चिल्ड्रन, स्पेशली गर्ल्स, फ्रॉम इट्स हार्मफुल इफेक्ट. It defines child marriage and provides provision making such a marriage voidable or void. प्रोहिबिटेशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 का उद्देश्य बाल विवाह को रोकना और बच्चों और विशेषकर लड़कियों को इसके दुष्प्रभाव से बचाना है। यह बाल विवाह को परिभाषित करता है और इसे रद्द करने योग्य और अपूर्णता मान्य घोषित करता है। ठीक है, यानी कि 2006 चाइल्ड मैरिज एक्ट के अनुसार ये क्या करता है, बाल विवाह को रोकता है और लड़कियों को इसके दुष्प्रभाव से बचाता है और बाल विवाह को परिभाषित करता है कि 18 साल से कम उम्र की लड़की और 21 वर्ष से कम उम्र के लड़के का विवाह बाल विवाह अंतर्गत आता है। आगे देखते हैं, फिर हम इसमें पॉइंट्स वाइज लिखेंगे। पहला पॉइंट लिख दिए, डिफिनेशन ऑफ चाइल्ड मैरिज, जो मैंने अभी बताया कि लड़का जो है 21 वर्ष से कम और लड़की 18 वर्ष से कम, इसमें किसी की आयु कम होने पर वो बाल विवाह माना जाएगा। ठीक है, सेकेंड पॉइंट है वॉइडेबल चाइल्ड मैरिज, यानी कि मैरिज इज वैलिड अंटिल एनुअल्ड, कैन बी कैंसल्ड बाय चाइल्ड आफ्टर अटेनिंग मेजोरिटी, petition must be filed within 2 years और majority, court can grant maintenance and custody, यानी कि बाल विवाह तब तक वैध जब तक रद्द न किया जाए। बाल विवाह तब तक वैध माना जाता है जब तक उसको रद्द नहीं किया जाए और बालिग होने के बाद बच्चा इसे रद्द कर सकता है। 2 वर्ष के अंदर याचिका देनी होती है और कोर्ट भरण पोषण और अभिरक्षा तय कर सकती है। फिर इसमें थर्ड पॉइंट क्या हो जाएगा, वाइड अब इंटीटियो चाइल्ड मैरिज, यानी कि मुख्य प्रावधान इसका क्या क्या हो जाए, विवाह शुरू से ही अमान्य निम्न स्थितियों में लागू होगा। शुरू से ही विवाह अमान्य कब लागू होगा, जब जबरदस्ती या दबाव बना के विवाह किया गया हो, अपहरण या तस्करी करके विवाह किया गया हो या कोर्ट आदेश का उल्लंघन करके विवाह किया गया हो। ठीक है, फोर्थ पॉइंट इसका क्या हो जाएगा, पनिशमेंट अंडर द एक्ट, यानी पनिशमेंट फॉर कंडक्टिंग चाइल्ड मैरिज इंक्लूड पेरेंट्स, गार्जियन, पेरेटिस्ट, इम्प्राइजमेंट एंड फाइन। बाल विवाह कराने या बढ़ावा देने पर सजा, माता पिता, अभिभावक, पंडित सभी शामिल अगर होते हैं तो इसमें जेल और जुर्माना दोनों होता है। ठीक है, फिर फिफ्थ पॉइंट इसमें क्या हो जाएगा, प्रिवेंटिंग अवेयरनेस बाय वार्डन, प्रिवेंटिंग मेजर, यानी कि कंडक्ट अवेयरनेस प्रोग्राम ऑन अ लीगल एज ऑफ मैरिज, एजुकेट स्टूडेंट अबाउट हेल्थ रिस्क, अर्ली प्रेगनेंसी, मेल्यूट्राइजेशन, प्रमोट गर्ल्स एजुकेशन। ठीक है, और इन्वॉल्व पेरेंट्स इन काउंसलिंग। और इसके रोकथाम के उपाय क्या क्या होंगे कि विवाह की कानूनी आयु पर जागरूकता करे, वार्डन का ये ड्यूटी है कि बच्चों के बीच विवाह की कानूनी आयु पर जागरूकता फैलाए, स्वास्थ्य जोखिमों के बारे में बताए, लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा दे और अभिभावकों को जागरूक बनाए। ठीक है, फिर इसमें 6 पॉइंट क्या हो जाएगा, रिपोर्टिंग स्ट्रेटजी बाय वार्डन, यानी कि एक्शन स्टेप, इमीडिएटली रिपोर्ट सस्पेक्टेड चाइल्ड मैरिज टू द पुलिस, CWC यानी कि चाइल्ड वेलफेयर कमेटी, इन्फॉर्म डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट यानी DSPO, मेंटेन कॉन्फिडेंशियली, प्रोवाइड सपोर्ट टू द चाइल्ड, स्टॉप मैरिज विद द हेल्प ऑफ अथॉरिटीज़। यानी इसमें रणनीति क्या होगी रिपोर्टिंग की, संदेह होने पर तुरंत पुलिस या CWC को सूचना, DCPO की जानकारी देना, गोपनीयता बनाए रखना, बच्चों की सहायता देना और अधिकारियों से की मदद से विवाह को रोकना। ठीक है, फिर होगा इम्पॉर्टेंट इन द हॉस्टल कॉन्टेक्स्ट, यानी कि हॉस्टल कॉन्टेक्स्ट पे ये कैसे इंपॉर्टेंट होगा, देखिए हॉस्टल में लड़कियों
अधिक संवेदनशील होती है, शिक्षा बाल विवाह को रोकती है और वार्डन संरक्षण की भूमिका निभाती है। ठीक है, लास्ट में हम इसका लिखेंगे कंक्लूजन यानी कि निष्कर्ष। तो इसका निष्कर्ष किस तरह से होगा, देखिए, द प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 इज स्ट्रॉन्ग लीगल टू प्रिवेंट चाइल्ड मैरिज, इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन रिक्वायर अवेयरनेस, टाइमली रिपोर्टिंग एंड प्रोटेक्टिव रोल टू द वार्डन टू इंश्योर सेफ्टी एंड राइट ऑफ चिल्ड्रन। यानी कि यह अधिनियम बाल विवाह रोकने के लिए मजबूत कानून है और इसके प्रभावी पालन के लिए जागरूकता, समय पर रिपोर्टिंग और वार्डन की सक्रिय भूमिका क्या है, आवश्यक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2। कहने का मतलब है कि आंसर को हम पॉइंट्स में लिख रहे हैं, इंट्रोडक्शन भी लिख रहे हैं और साथ में कंक्लूजन भी लिख रहे हैं। इसमें आप ड्राइंग भी यूज़ कर सकते हैं, चार्ट वगैरह, सर्कल वगैरह बना के, वो आपके आंसर को ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, क्रिमिनल लॉ अमेंडेड एक्ट 2013 द्वारा बाल संरक्षण सुधारों का विश्लेषण कीजिए। हॉस्टल में उत्पीड़न मामलों को संभालने के लिए वार्डन कैसे कानून लागू कर सकता है। यानी कि हमें इस क्वेश्चन में क्रिमिनल लॉ अमेंडेड एक्ट 2013 के बारे में बताना है, साथ में इसमें हॉस्टल उत्पीड़न मामलों को संभालने में वार्डन की जिम्मेदारी को भी बताना है। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा, देखिए कैसे, हेडिंग लिखेंगे क्रिमिनल लॉ अमेंडेड एक्ट 2013 एंड इट्स एप्लीकेशन इन हॉस्टल हैरेसमेंट केसेस। ठीक है, तो पहला क्या हो जाएगा, इंट्रोडक्शन। द क्रिमिनल लॉ अमेंडेड एक्ट 2013 वाज इनकेटेड आफ्टर निर्भया केस टू स्ट्रेंथ लॉज रिलेटेड टू सेक्सुअल ऑफेंस। इट इंट्रोड्यूस न्यू ऑफेंस, स्ट्रिक्टर पनिशमेंट एंड इम्प्रूव प्रोटेक्शन ऑफ मैकेनिज्म फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रेन। ठीक है, यानी कि क्रिमिनल लॉ अमेंडेड एक्ट 2013 जो है, निर्भया केस के बाद, जो दिल्ली में निर्भया कांड हुआ था, गैंगरेप 2012 में, उसके बाद 2013 में यौन अपराधों के खिलाफ कानून को मजबूत किया जा सके और इसमें नए अपराध जोड़े गए और सजा को जो है कड़ा बनाया गया। ठीक है, तो इसमें क्या क्या जोड़ा गया, देखिए, पहले लिखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑफेंस, यानी सेक्शन 354A जोड़ा गया, सेक्शन 354B जोड़ा गया, 354C जोड़ा गया और 354D जोड़ा गया। 354A के तहत यौन उत्पीड़न, 354B के तहत कपड़े उतारने के उद्देश्य से हमला, 354C के तहत वॉरियजिम और 354D के तहत पीछा करना इसमें आता है। ठीक है, अब हम इसमें लिखेंगे स्ट्रेंथिंग एंड पनिशमेंट, मतलब क्या क्या इसका पनिशमेंट हो सकता है, स्ट्रेंथिंग ऑफ पनिशमेंट। तो बलात्कार के लिए कड़ी सजा, गंभीर मामलों में आजीवन कारावास या मृत्युदंड और तेज न्याय प्रक्रिया इसमें बनाई गई। ठीक है, साथ ही इसमें फोकस ऑन अ विक्टिम प्रोटेक्शन में पीड़िता की पहचान को गोपनीय रखना, तुरंत मेडिकल जांच, 2 फिंगर टेस्ट प्रतिबंधित और संवेदनशील जांच जो है इसमें प्रतिबंधित कर दिया गया। ठीक है, अब देखेंगे इसमें एप्लीकेशन इन हॉस्टल हरासमेंट केसेस, टाइप इन केसेस इन हॉस्टल। ठीक है, तो इसमें क्या क्या होगा, मौखिक उत्पीड़न, हॉस्टल में क्या क्या होता है, वर्बल हरासमेंट, ठीक है, पीछा करना होता है, छिपे कैमरे यानी कि छिपा कैमरा लगा के भी जो है बच्चों को जो है सेक्सुअल हरास किया जाता है, शारीरिक हमला भी किया जाता है। तो रोल ऑफ वार्डन इन अ इम्प्लीमेंटेशन, अब जो है वार्डन को इसमें क्या करना चाहिए, इमीडिएट रिस्पॉन्स, तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए, पीड़ित को सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए, आरोपी को अलग जगह ले जाना चाहिए, आरोपी को अलग करना चाहिए और मेडिकल और मानसिक सहायता देनी चाहिए, लीगल एक्शन लेना चाहिए यानी कि कानूनी कार्रवाई, तुरंत पुलिस को सूचना देनी चाहिए, नाबालिग होने पर पॉक्सो लागू और एफआईआर जांच और सहयोग लागू करना चाहिए। साथ में प्रिवेंटिंग मेजर्स, रोकथाम के लिए उपाय करने के लिए सीसीटीवी लगवाना चाहिए, जेंडर संवेदनशील कार्यक्रम करना चाहिए और सख्त नियम लागू करना चाहिए। ठीक है, फिर कॉन्फिडेंशियली सपोर्ट यानी मेंटेन प्राइवेसी एंड विक्टिम, गोपनीयता और सहायता में पहचान को गोपनीय रखना चाहिए, सार्वजनिक जानकारी नहीं देनी चाहिए और काउंसलिंग देना चाहिए। ठीक है, उसके बाद जो है मुख्य चुनौतियाँ क्या क्या होंगी, रिपोर्ट करने का डर, सामाजिक बदनामी, मामला छिपने का दबाव और जागरूकता की कमी। ठीक है, मुख्य चुनौतियाँ यही होगी कि रिपोर्ट करने से लोग डरते हैं, जिनके साथ सेक्सुअल ऑफेंस होता है, सेक्सुअल हरासमेंट होता है, चाहे वो स्कूल में हो, कॉलेज में हो, मार्केट में हो, बस में हो, घर में हो, हॉस्टल में हो। तो और सामाजिक बदनामी से लोग डरते हैं, मामला छिपाने का दबाव होता है और जागरूकता की कमी होती है। ठीक है, तो इसका कंक्लूजन निकल के क्या आ जाएगा कि द क्रिमिनल लॉ अमेंडेड एक्ट 2013 इज सिग्निफिकेंटली स्ट्रेंथ प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेक्सुअल ऑफेंस इन अ हॉस्टल सेटिंग। द वार्डन मस्ट इंश्योर स्ट्रिक्ट इन्फॉर्मेंस, टाइमली रिपोर्टिंग एंड सेफ इन्वायरमेंट फॉर स्टूडेंट। यह अधिनियम यौन अपराधों के खिलाफ सुरक्षा को मजबूत करता है और हॉस्टल में वार्डन को सख्ती से कानून लागू करना और सुरक्षित वातावरण देना आवश्यक है। ठीक है, तो
तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4 तक। अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है हमारा, कमीशन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स यानी कि एनसीपीसीआर की हॉस्टल वातावरण निगरानी में भूमिका का वर्णन कीजिए। साथ में बच्चों के अधिकार उल्लंघनों के लिए एनसीपीसीआर के साथ समन्वय पर चर्चा कीजिए, यानी कि हमें एनसीपीसीआर के बारे में बताना है। तो देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। तो हम इसका हेडिंग इस तरह से लिखेंगे, रोल ऑफ एनसीपीसीआर इन अ मॉनिटरिंग हॉस्टल एनवायरनमेंट एंड कोऑर्डिनेशन विद द वार्डन। ठीक है, फिर हम इसका इंट्रोडक्शन लिखेंगे। इंट्रोडक्शन कैसे लिखेंगे, देखिए इस तरह से, इंग्लिश हिंदी दोनों में। कैसे लिखेंगे, द कमीशन ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट यानी कि एनसीपीसीआर was established under the CPCR Act 2005 to ensure that the child rights are protected and implemented in accordance with the Constitution and UNCRC. It plays an important role in monitoring institutions like hostels. कमीशन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट एनसीपीसीआर की स्थापना 2005 में बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए की गई थी और यह हॉस्टल जैसे संस्थानों की निगरानी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, तो फिर आगे हम क्या लिखेंगे, इसका मेन फंक्शन। मेन फंक्शन इसका क्या क्या हो जाएगा, मॉनिटर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द चाइल्ड राइट लॉज लाइक पॉक्सो, जेजे एक्ट और आरटी, इंक्वायरी इनटू कंप्लेंट्स ऑफ द चाइल्ड राइट वायलेंस, इंस्पेक्ट चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग हॉस्टल्स, रिकमेंड एक्शन टू गवर्नमेंट, प्रमोट अवेयरनेस टू द चाइल्ड राइट। यानी कि इसका मुख्य कार्य क्या क्या हो जाएगा, बाल अधिकारों और कानूनों की निगरानी, शिकायतों की जांच, हॉस्टल संस्थानों का निरीक्षण और सरकार को सुझाव देना, जागरूकता को बढ़ाना, ये सब क्या क्या हो जाएगा, इसका मुख्य कार्य हो जाएगा। ठीक है, फिर हम हॉस्टल की भूमिका में क्या क्या लिख सकते हैं, बच्चों की सुरक्षा, शोषण को रोकना, स्वच्छता और रहने की स्थिति सुधारना, शिक्षा और सुविधाएं देना और रिकॉर्ड की जो है जांच करना। फिर हम इसमें क्या लिख सकते हैं, हस्तक्षेप यानी स्वतः संज्ञान या शिकायत पर कार्रवाई, जांच करना, कानूनी कार्रवाई और सिफारिश और बच्चे का पुनर्वास, ये सब कौन तय करता है, एनसीपीसीआर। मतलब जो भी बच्चों के से रिलेटेड कानून बनाए गए हैं उन सब की निगरानी एनसीपीसीआर करता है, लाइक पॉक्सो, जेजे एक्ट, चाइल्ड लेबर एक्ट, चाइल्ड मैरिज एक्ट, जो भी एक्ट बनाए गए हैं। ठीक है, coordination with hostel warden, reporting and compliance. Warden must report violence to NCPCR State Commission, follow guidelines issued by NCPCR, maintain transparency. यानी कि वार्डन को उल्लंघन की सूचना देनी चाहिए, एनसीपीसीआर दिशा निर्देशों का पालन करना चाहिए, पारदर्शिता बनाए रखनी चाहिए। साथ में फिर क्या आएगा, इंस्पेक्शन सपोर्ट यानी कि निरीक्षण सहयोग में रिकॉर्ड उपलब्ध कराना, अधिकारियों से सहयोग करना और सुझाव लागू करना। ठीक है, इसके रोकथाम हम क्या लिख सकते हैं कि जागरूकता कार्यक्रम चलाया जा सकता है, इसके लिए सुरक्षा नीतियां लागू करना और स्टाफ को प्रशिक्षण देना। ठीक, फिर इम्पॉर्टेंट ऑफ कोऑर्डिनेशन क्या हो जाएगा, जवाबदेही बढ़ती है इसकी, हॉस्टल की गुणवत्ता सुधरती है और बच्चों के अधिकार सुरक्षित रहते हैं और सुरक्षित वातावरण रहता है। ठीक है, फिर इसका कंक्लूजन क्या हो जाएगा, NCPCR plays a vital role in ensuring the child rights are protected in a hostile environments. Effective coordination between the warden and NCPCR ensure proper implementation and laws and create a safe, supportive environment for a children. NCPCR बच्चों के अधिकारों और सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वार्डन के साथ समन्वय से कानूनों का सही पालन और सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित होता है। ठीक है, एनसीपीसीआर की तरह एससीपीसीआर भी होता है जो स्टेट के आधार पे काम करता है और एनसीपीसीआर जो है वो राष्ट्रीय स्तर पे कार्य करता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, इमोरल ट्रैफिकिंग प्रिवेंशन एक्ट के तस्करी विरोधी प्रावधान समझाइए और हॉस्टल में ऐसे जोखिम रोकने के लिए वार्डन को कौन सी सतर्कता अपनाने चाहिए। ठीक है, तो अब हम इसका आंसर करते हैं, देखिए कैसे। इमोरल ट्रैफिकिंग प्रिवेंशन एक्ट 1956 एंड विजिलेंस मेजर बाय द वार्डन। ठीक है, इसका आंसर हम करेंगे। थोड़ा मैं आपको अब आसान भाषा में समझाते जा रही हूँ क्योंकि उससे पढ़ने से आपको क्लियर नहीं हो रहा है। तो पहले हम इंट्रोडक्शन लिखेंगे कि इमोरल ट्रैफिकिंग प्रिवेंशन एक्ट 1956 का उद्देश्य मानव तस्करी और यौन शोषण को रोकना है, विशेषकर महिलाओं और बच्चों के लिए। यह अपराधियों को दंडित करने और पीड़ितों को सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए करता है। ठीक है, तो इसमें पॉइंट्स क्या क्या लिख सकते हैं हम, वैश्यालय चलाने पर कम से कम 3 वर्ष की सजा होती है और जुर्माना भी लगाया जाता है। ठीक है, यह अधिनियम देखिए मैं बताती हूँ, ये अधिनियम जो है मानव तस्करी और वैश्यावृत्ति से संबंधित शोषण को रोकने के लिए बनाया गया है और इसका मुख्य प्रावधान क्या था कि वैश्यावृत्ति के लिए
व्यक्ति की खरीद और फोकत अपराध है, यानी किसी व्यक्ति को बहला फुसलाकर जबरन या धोखे से कार्य में डालना क्या था, दंडनीय था। ठीक है। साथ में इसमें क्या था कि दलाली और ब्रोकरिंग यानी कि पिंपिंग पर रोक, जो लोग दूसरे को इस काम में धकेलते हैं या इससे कोई कमाई करते हैं तो उन्हें सजा दी जाती है। फिर तीसरा पॉइंट इसमें क्या हो सकता है कि वैश्यालय चलाना या उसमें सहयोग करना अपराध है। साथ ही सार्वजनिक स्थानों पर वैश्यावृत्ति पर प्रतिबंध है और पीड़ित का बचाव और पुनर्वास, यानी कि कानून पीड़ितों को अपराधी नहीं बल्कि शिकार मानता है और उनका पुनर्वास को जो है व्यवस्था करता है। तो यही सब इसमें बताया हुआ है। देखिए मुख्य बिंदु इसका क्या हो गया, वैश्यावृत्ति की कमाई पर निर्भर रहने पर दंड, नाबालिगों को शोषण करने वाले पर भी लागू, साथ में किसी को वैश्यावृत्ति में धकेलना में कड़ी सजा दी जाती है सेक्शन 5 के अंतर्गत, प्रोड्यूसिंग और इंट्रोड्यूसिंग। ठीक है। उसके बाद डिटेंशन एंड परमिशन में सेक्शन 6 के तहत जबरदस्ती रोक कर रखना अपराध है और कठोर दंड है। फिर उसके बाद संभावित खतरे क्या होते हैं, तस्करों द्वारा बच्चों को निशाना बनाना, झूठे नौकरी और शिक्षा के वादे करके बच्चों को ले जाता है और उनके साथ जो है ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है, ऑनलाइन शोषण होता है और बच्चों का लापता होना इसमें होता है। ठीक है। उसके बाद निगरानी क्या क्या है, प्रवेश निकास रजिस्टर रख सकते हैं हॉस्टल में, आगंतुक की पहचान और जांच कर सकते हैं, उपस्थित नजर रख सकते हैं। ठीक है। यानी कि हॉस्टल में ऐसे जोखिम को रोकने के लिए वार्डन की सतर्कता क्या होनी चाहिए, सख्त एंट्री एग्जिट कंट्रोल होना चाहिए, स्टूडेंट की नियमित मॉनिटरिंग होनी चाहिए, फिर जो है संदिग्ध गतिविधियों पर तुरंत रिपोर्टिंग होना चाहिए, साथ में जो है जागरूकता कार्यक्रम होना चाहिए, मोबाइल और इंटरनेट उपयोग पर निगरानी होनी चाहिए, सुरक्षित वातावरण बनाना चाहिए और साथ में जो है बाल संरक्षण कानूनों का पालन करना चाहिए। समन्वय क्या होना चाहिए, पुलिस और डीसीपीओ को सूचना देना चाहिए, सीडब्ल्यूएस के साथ काम करना चाहिए और साथ में जो है कानूनी प्रक्रिया का पालन करना चाहिए। इन सब को करके जो है बच्चे को सुरक्षित वातावरण दे सकते हैं, काउंसलिंग और पुनर्वास करा सकते हैं, गोपनीयता बनाए रख सकते हैं और साथ में खतरे की पहचान करना, मजबूत निगरानी और सुरक्षित वातावरण और सख्त नियम से जो है इसको रोका जा सकता है। लास्ट में हमारा कंक्लूजन क्या आएगा, द इमोरल ट्रैफिकिंग प्रिवेंशन एक्ट 1956 इज अ सर्कुलर एंड प्रिवेंटिंग ट्रैफिकिंग एंड एक्सप्लॉयटेशन। अ हॉस्टल वार्डन मस्ट रिमेन विजिलेंट, प्रोटेक्टिव एंड कोऑर्डिनेट विद द अथॉरिटीज प्रोटेक्ट चिल्ड्रन फ्रॉम सच अ सीरियस क्राइम्स। यह अधिनियम तस्करी और शोषण को रोकने के लिए महत्वपूर्ण है। वार्डन को सतर्क रहकर और अधिकारियों के साथ मिलकर बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए। मतलब कि आईटीपीए का उद्देश्य जो है तस्करी और शोषण को रोकना है और हॉस्टल वार्डन की जिम्मेदारी है कि वह सतर्कता, निगरानी और समय पर कार्रवाई करके बच्चों को सुरक्षित रख सके। ठीक, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। तो चलिए पहले क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, नेशनल पॉलिसी ऑफ चिल्ड्रन 2013 के स्तंभों का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए और दैनिक हॉस्टल प्रशासन में समग्र बाल विकास के लिए उपयोग अनुप्रयोग बताइए। ठीक है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर कैसे करेंगे हम, तो पहले इंट्रोडक्शन लिखेंगे, हेडिंग लिखेंगे नेशनल पॉलिसी ऑफ चिल्ड्रन 2013 एंड इट्स एप्लीकेबल इन हॉस्टल एडमिनिस्ट्रेशन। तो इंट्रोडक्शन क्या लिखेंगे, द नेशनल पॉलिसी ऑफ चिल्ड्रन 2013 इज कंप्रिहेंसिव फ्रेमवर्क by the government of the India to ensure a overall development of children. It based on a 4 core pillars: survival, प्रोटेक्शन, डेवलपमेंट एंड पार्टिसिपेशन। नेशनल पॉलिसी ऑफ चिल्ड्रन जो है 2013 भारत सरकार की एक व्यापक नीति है जिसका उद्देश्य बच्चों के समग्र विकास को सुनिश्चित करना और 4 स्तंभों पर आधारित है: जीवित रहना, संरक्षण, विकास और भागीदारी। अब जो है इसको की पॉइंट्स में हम पढ़ेंगे, मतलब पॉइंट्स में इसको हम समझेंगे। मैं आपको समझा देती हूँ। यह नीति जो है 0 से 18 वर्ष के समग्र विकास के लिए बनाई गई है और इसका प्रमुख आधार जो है जीवन, स्वास्थ्य और पोषण का अधिकार, शिक्षा और विकास, सुरक्षा और संरक्षण, सहभागिता यानी कि पार्टिसिपेशन और समानता और भेदभाव रहित दृष्टिकोण के लिए बनाया गया है। यह नीति चाइल्ड सेंट्रिक राइट बेस्ड अप्रोच को अपनाता है। ठीक, अब जो है इसमें कह रहा है कि नीति और आलोचनात्मक मूल्यांकन बताना है। तो पहले हम सकारात्मक पक्ष रखेंगे। सकारात्मक पक्ष क्या होगा कि पहला होगा होलिस्टिक यानी कि दृष्टिकोण, समग्र दृष्टिकोण, स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण, सुरक्षा सभी शामिल किया गया है इसमें, और बच्चे के अधिकारों पर जोर देना यानी कि सर्वाइवल, डेवलपमेंट और प्रोटेक्शन को प्राथमिकता देना, समावेशी दृष्टिकोण में बच्चों को पढ़ाना। और नकारात्मक क्या हो जाएगा, कार्यान्वयन में कमी हो जाएगी, जवाबदेही का अभाव हो जाएगा, ये सब हो जाएगा। तो देखिए डेवलपमेंट इन हॉस्टल में क्या क्या हो जाएगा, पढ़ाई का अच्छा वातावरण, खेल और सांस्कृतिक गतिविधियां, काउंसलिंग, ये हो जाएगा। ठीक है। फिर भागीदारी में क्या हो जाएगा, छात्र की समितियां, फीडबैक सिस्टम और निर्णयों में भागीदारी। रोल ऑफ अ वार्डन क्या क्या हो जाएगा, इंश्योर फॉल पिलर्स एंड इम्प्लीमेंटेड यानी मेंटेन डिसिप्लिन विथ केयर, प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, क्रिएट इंक्लूसिव इन्वायरमेंट, रेगुलर मॉनिटरिंग एंड रिपोर्टिंग। ठीक है।
उसके बाद जो है इसकी भूमिका में क्या हो जाएगा, 4 स्तंभ को लागू करना, अनुशासन और देखभाल, बच्चों के अधिकारों और सुरक्षा, समावेशी वातावरण, निगरानी और रिपोर्टिंग। ठीक है, चुनौतियां क्या क्या हो जाएंगी, संसाधनों की कमी, जागरूकता की कमी, भीड़ भाड़ और स्टाफ की कमी। ठीक, फिर इसका उपाय क्या क्या हो जाएगा, स्टाफ प्रशिक्षण, जागरूकता कार्यक्रम, सरकारी सहयोग और निगरानी प्रणाली। आप चाहे तो इन सारे पॉइंट्स को 2-2 लाइन में और इसको डिफाइन भी कर सकते हैं। ठीक है, अब इसका कंक्लूजन क्या हो जाएगा, द नेशनल पॉलिसी ऑफ चिल्ड्रन 2013 इंश्योर होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ अ चिल्ड्रन इन अ हॉस्टल एडमिनिस्ट्रेशन, द वार्डन प्लेज अ सर्कुलर रोल इन इम्प्लीमेंटिंग इट्स पिलर टू क्रिएट अ सेफ, सपोर्टिव एंड इंक्लूसिव इन्वायरमेंट। यानी यह नीति बच्चों के समग्र विकास को सुनिश्चित करती है और हॉस्टल में वार्डन इस प्रभावी क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, एक तरह से ये, और ऐसे भी हम लिख सकते हैं कि नेशनल पॉलिसी ऑफ चिल्ड्रन 2013 एक प्रगतिशील और समग्र नीति है, लेकिन इसकी सफलता प्रभावी क्रियान्वयन पर निर्भर करती है। हॉस्टल वार्डन यदि इसे दैनिक प्रशासन में लागू करे तो बच्चा संपूर्ण हॉलिस्टिक विकास सुनिश्चित किया जा सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। चलिए पहले क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, नेशनल चार्टर ऑफ चिल्ड्रन यानी 2003 के प्रमुख अधिकारों पर चर्चा कीजिए। हॉस्टल सेटिंग में भागीदारी और संरक्षण को बढ़ावा देने में वार्डन कैसे कर सकता है, इसको बताना है इस क्वेश्चन में। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो पहले हम इसका इंट्रोडक्शन लिखेंगे। पहले हेडिंग लिखेंगे नेशनल चार्टर ऑफ चिल्ड्रन 2003 एंड द रोल ऑफ अ वार्डन इन प्रमोटिंग पार्टिसिपेशन एंड प्रोटेक्शन। यानी कि इंट्रोडक्शन में लिखेंगे द नेशनल चार्टर ऑफ चिल्ड्रन 2003 lays down the fundamental rights of the children in India and emphasize the survival, protection and development and participation. It serves as a guiding document for policy and programs related to the child welfare. नेशनल चार्टर ऑफ चिल्ड्रन 2003 भारत में बच्चों के मूल अधिकारों को निर्धारित करता है और उनके जीवित रहने, संरक्षण, विकास और भागीदारी पर जोर देता है। यह बाल कल्याण नीतियों के लिए मार्गदर्शक दस्तावेज है। ठीक है, अब इसमें दस्तावेज में हम ना पॉइंट्स इंक्लूड करेंगे। क्या क्या मुख्य बिंदु इसका क्या क्या है, जीवन और पोषण का अधिकार, स्वस्थ सेवाओं तक पहुंच यानी जीवन और अस्तित्व का अधिकार। इसमें हम और पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं, ऐसे करके डैश कर देंगे, आगे पॉइंट्स लिख सकते हैं कि हर बच्चे को जन्म से जीवन, पोषण और स्वास्थ्य सुविधाओं का अधिकार है। साथ में विकास का अधिकार है यानी शिक्षा, खेल और मानसिक सामाजिक विकास के अवसर। संरक्षण का अधिकार जिसमें शोषण और दुर्व्यवहार और तस्करी, बाल आदि श्रम से सुरक्षा। साथ में सहभागिता का अधिकार जिसमें हम अपनी बातें रखकर निर्णयों में शामिल होने वाले अधिकार। और साथ में समानता का अधिकार यानी कि किसी भी प्रकार का भेदभाव जाति, लिंग और धर्म के मुक्त का अधिकार। ये सारा क्या हो जाएगा, इसका पॉइंट्स हो जाएगा। अब हम इसमें लिखेंगे रोल ऑफ अ वार्डन टू प्रोमोटिंग प्रोटेक्शन यानी इंश्योर हॉस्टल सेफ्टी इन्वायरमेंट, CCTV गार्ड्स, prevent abuse, bullying, discrimination, maintain confidentially in sensitive case, immediate reporting violence यानी कि सुरक्षित वातावरण करना, शोषण और भेदभाव को रोकना, गोपनीयता बनाए रखना और तुरंत रिपोर्ट करना। साथ ही में क्या होगा, रूल ऑफ हॉस्टल वार्डन इन प्रमोटिंग पार्टिसिपेशन में क्या क्या हो जाएगा, इसमें देखिए हो जाएगा पहला पॉइंट छात्र समितियां बनाना, बैठक और फीडबैक लेना, छात्रों को बोलने के लिए प्रेरित करना और निर्णय में शामिल करना। ठीक है, फिर हम फोर्थ पॉइंट क्या लिख सकते हैं, महत्व इसके क्या क्या लिख सकते हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ हॉस्टल सेटिंग्स, आत्मविश्वास बढ़ता है, सुरक्षित वातावरण बनता है, अनुशासन बेहतर होता है और अधिकार मजबूत होते हैं। ठीक है, फिर हम चैलेंज में क्या क्या लिख सकते हैं, लैक ऑफ अवेयरनेस, फियर अमंग स्टूडेंट, ट्रेडिशनल माइंडसेट और लिमिटेड रिसोर्स। क्या हो सकता है, चुनौतियां में जागरूकता की कमी हो सकती है, छात्रों में डर हो सकता है, पारंपरिक सोच और संसाधनों की कमी हो सकती है। फिर हम 6 में मेजर टू फॉर इम्प्रूवमेंट सॉल्यूशन में क्या क्या लिख सकते हैं, जागरूकता कार्यक्रम, काउंसलिंग, स्टाफ प्रशिक्षण और खुला संवाद। ये सारा क्या हो जाएगा, मेजर ऑफ इम्प्रूवमेंट्स में हो जाएगा। ठीक है, अब लास्ट में हम इसके निष्कर्ष पे आते हैं। ठीक, तो इसका हम निष्कर्ष में क्या लिख सकते हैं कि द नेशनल चार्टर ऑफ चिल्ड्रन ऑफ 2003 इंश्योर दैट द चिल्ड्रन राइट आर रिस्पेक्टेड एंड प्रोटेक्शन। द हॉस्टल वार्डन प्लेज अ की रोल्स इन अ प्रमोटिंग पार्टिसिपेशन एंड प्रोटेक्शन, thereby creating a supportive and a child friendly environment। यह चार्टर बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करता है और वार्डन भागीदारी और संरक्षण को बढ़ावा देकर सुरक्षित बनाता है। ऐसे भी लिख सकते हैं कि नेशनल चार्टर ऑफ अ चिल्ड्रन 2003 बच्चों के अधिकार आधारित सुरक्षा और विकास प्रदान करता है। हॉस्टल वार्डन यदि सहभागिता और संरक्षण को बढ़ावा दे तो बच्चों के सुरक्षित और आत्मविश्वासी वातावरण बना सकते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 क्या था हमारा कि बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के संदर्भ में यदि किसी बालक
बालिका छात्रा का परिवार छुट्टियों में उसका शीघ्र विवाह करने का योजना बनाता है, तो ईएमआरएस हॉस्टल वार्डन की निवारक तथा हस्तक्षेपकारी जिम्मेदारियों का वर्णन करें और रिपोर्टिंग तंत्र तथा फॉलोअप शामिल करें। यानी कि सीधे सीधे कहा जाए तो हमें इसमें क्या बताना है, मतलब आसान शब्दों में बोला जाए, जैसे मैंने क्वेश्चन का ना यहाँ पे हेडिंग से पता चल जाएगा कि आपको क्वेश्चन में क्या लिखना है। तो हमको क्या इसमें लिखना है कि प्रिवेंटिंग द इंटरपर्सनल ड्यूटीज ऑफ ईएमआरएस हॉस्टल वार्डन अंडर द प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट। मतलब कि हॉस्टल वार्डन का क्या हस्तक्षेप होगा बाल विवाह में चाइल्ड मैरिज एक्ट के अकॉर्डिंग, इसको हमको बताना है। तो आंसर देखिए हम कैसे लिखेंगे। पहले इंट्रोडक्शन लिखेंगे। Child marriage is a serious social problem that affect the health, education, and future children, especially girls. The Prohibition of Child Marriage Act (PCMA) 2006 was instituted to prevent child marriage and protect the right of children. ठीक है। In residential schools like EMRS, the hostel warden plays an important role in preventing such as practice and ensuring that the student continue their education. कहने का मतलब है कि बाल विवाह एक गंभीर सामाजिक समस्या है जो विशेषकर बालिकाओं के स्वास्थ्य, शिक्षा और भविष्य को प्रभावित करती है। बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 बाल विवाह को रोकने और बच्चों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए बनाया गया है और ईएमआरएस जैसे आवासीय विद्यालयों में हॉस्टल वार्डन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है ताकि ऐसे मामलों में क्या किया जाए, इसे रोका जा सके और छात्रों की शिक्षा जारी रहे। ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, इसमें पॉइंट्स इंक्लूड करेंगे। मैं बार बार बोलती हूँ कि इंट्रोडक्शन के बाद क्वेश्चन में पॉइंट्स लिखे। पॉइंट्स में हम क्या लिख सकते हैं, वार्डन की निवारक जिम्मेदारियां। ठीक है। उसमें हम क्या लिख सकते हैं कि वार्डन को बाल विवाह के दुष्प्रभाव और पीसीएमए अधिनियम के कानूनी प्रावधानों के बारे में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करनी चाहिए और छात्रों को उनको अधिकारी के बारे में जानकारी देनी चाहिए और शिक्षा जारी रखने के लिए प्रेरित करना चाहिए। ठीक है। ऐसे भी लिख सकते हैं कि बच्चों को बाल विवाह के नुकसान और कानूनी प्रावधानों के बारे में बताना चाहिए और लड़कियों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना चाहिए। ठीक है। फिर सेकंड पॉइंट क्या लिखेंगे, मॉनिटरिंग एंड अर्ली आइडेंटिफिकेशन। उसमें क्या करना चाहिए कि वार्डन को छात्रों की स्थिति पर ध्यान रखना चाहिए और अभिभावकों से संपर्क बनाए रखना चाहिए ताकि छुट्टियों के दौरान संभावित बाल विवाह की जानकारी मिल सके। अगर वार्डन का कांटेक्ट जो है बच्चों और उनके अभिभावकों से रहेगा तो बच्चे का बाल विवाह होने की जानकारी वार्डन को मिल सकेगी। आगे बढ़ते हैं और हम क्या लिख सकते हैं, काउंसलिंग द फैमिली। यानी कि यदि बाल विवाह की योजना की जानकारी मिले तो वार्डन को अभिभावकों को समझाना चाहिए और कानूनी परिणाम तथा बच्चों के भविष्य पर उसके प्रभाव के बारे में बताना चाहिए। ठीक है। फिर हम क्या लिख सकते हैं, इंटरवेंशनल ड्यूटी यानी हस्तक्षेप संबंधी जिम्मेदारी में हम क्या लिख सकते हैं, इसमें लिख सकते हैं कि यदि बाल विवाह की संभावना बन रही है तो वार्डन को मामले की सूचना बाल विवाह निषेध अधिकारी यानी सीएमपीओ को, बाल कल्याण समिति यानी सीडब्ल्यूसी और स्थानीय प्रशासन को देनी चाहिए। ठीक है। इसमें हम पॉइंट्स बाय पॉइंट लिख रहे हैं। फिर क्या पॉइंट होगा, इंश्योरिंग चाइल्ड प्रोटेक्शन। वार्डन को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बच्चे की सुरक्षा बनी रहे और उस पर विवाह के लिए दबाव ना डाला जाए ताकि वह अपना शिक्षा जो है जारी रख सके। ठीक। फिर हम इसमें और पॉइंट्स क्या लिखेंगे कि फॉलो अप एंड सपोर्ट। वार्डन को परिवार और प्रशासन के साथ संपर्क बनाए रखना चाहिए। ठीक है, ताकि बाल विवाह को रोका जा सके और छात्रा की जो है पढ़ाई जारी रख सके। ऐसे करके हम सारे पॉइंट्स इसमें इंक्लूड कर देंगे। मतलब कि नॉर्मली हमें इसमें चाइल्ड मैरिज एक्ट के बारे में बता देना है और वार्डन का इसमें क्या रोल होगा उसको लिख देना है। चाहे क्वेश्चन कितना भी घुमा के पूछे, आपको क्वेश्चन का पॉइंट पकड़ना है कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है और हमको उसी टॉपिक्स पे लिखना है। और वैसे भी इसका टॉपिक लिमिटेड है हॉस्टल वार्डन का, तो आपको ज़्यादा इसमें नहीं लिखना है, जितना आपको टू द पॉइंट में आंसर आ रहा है उतना ही लिखना है। फिर कंक्लूजन क्या आएगा इसका निकल के, The hostel warden play a circular role in preventing child marriage by promoting awareness, counseling families, and reporting potential cases to authorities. Effective implementation of the PCMA helps protect children's right and ensure their educational and social development. ठीक है, बाल विवाह रोकने में हॉस्टल वार्डन की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। जागरूक परामर्श और उचित अधिकारियों को सूचना देना वार्डन को बच्चों के अधिकारों की रक्षा कर सकता है और उनकी शिक्षा तथा भविष्य को सुरक्षित बना सकता है। ऐसे करके जो है हमारा एक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। ठीक है, मैं बोल के आपको क्वेश्चन बता देती हूँ और आप लोग यहाँ से समझ लेना हेडिंग से। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 10 क्या कह रहा है, आउटलाइन अ डिटेल्ड प्लान ऑफ इन्वेंट्री मैनेजमेंट, cleanliness and hygiene maintenance in the EMRS hostel by the warden, explaining how these contribute to child health, safety and prevention of abuse, कंसिलमेंट। यानी कि ईएमआरएस हॉस्टल में वार्डन द्वारा इन्वेंट्री प्रबंधन, स्वच्छता, साफ सफाई बनाए रखने की विस्तृत योजनाएं बताएं और ये कैसे बच्चे के स्वास्थ्य, सुरक्षा और दुर्व्यवहार को छिपाने में, रोकथाम में। यानी कि हम लोग को एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड के टॉपिक से आंसर लिखना है। ठीक है, क्वेश्चन ही पकड़ लेना है। अगर आपने पीडीएफ से पढ़ा होगा
तो आपको क्वेश्चन पकड़ के क्लियर हो जाएगा कि क्या लिखना है। तो हम क्या लिखेंगे, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, क्लीननेस एंड हाइजीन मेंटेनेंस इन ईएमआरएस हॉस्टल। तो इसका इंट्रोडक्शन हम कैसे लिखेंगे, देखिए पहले हमने हेडिंग डाल लिया, अब इंट्रोडक्शन लिखेंगे। इन रेसिडेंशियल स्कूल सच एज एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल्स इन हॉस्टल्स, वार्डन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग सेफ्टी, हाइजीनिक एंड well organized living environment for the student. Proper inventory management, cleanliness and hygiene maintenance are essential not only for administrative efficiency but also protecting the health and safety of children. These practices also help prevent negligence and reduce the chance of abuse or misuse hostel resource. ठीक है, तो इसका परिचय हम क्या लिखेंगे कि एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय, जो ईएमआरएस का फुल फॉर्म होता है, जैसे आवासीय संस्थानों में हॉस्टल वार्डन की जिम्मेदारी होती है कि छात्रों के लिए सुरक्षित, स्वस्थ और सुव्यवस्थित वातावरण सुनिश्चित किया जाए। सही इन्वेंट्री प्रबंधन, स्वच्छता और साफ सफाई बनाए रखना न केवल प्रशासनिक दक्षता के लिए आवश्यक है बल्कि बच्चों के लिए स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है, और इससे लापरवाही और संसाधनों का दुरुपयोग से भी रोका जा सकता है। ठीक है, फिर हम इसका पॉइंट आ जाएंगे। तो नंबर 1 पॉइंट्स में हम क्या लिखेंगे, इन्वेंट्री प्रबंधन यानी कि इन्वेंट्री मैनेजमेंट, जिसमें लिखेंगे कि द हॉस्टल वार्डन मस्ट मेंटेन प्रॉपर रिकॉर्ड ऑफ हॉस्टल रिसोर्स सच एज फर्नीचर, बेडिंग, किचन इक्विपमेंट, स्टडी मटेरियल एंड अदर फैसिलिटी। अ स्टॉक रजिस्टर शुड बी अपडेटेड रेगुलरली टू द ट्रैक एंड अवेलेबिलिटी इन द कंडीशन ऑफ आइटम्स। यानी कि हॉस्टल वार्डन को फर्नीचर, बिस्तर, रसोई उपकरण, अध्ययन सामग्री और अन्य सुविधाओं की सही रिकॉर्ड रखनी चाहिए। इसके लिए स्टॉक रजिस्टर नियमित रूप से अपडेट रखना चाहिए। फिर हम सेकंड पॉइंट क्या लिखेंगे, मेंटेन द क्लीननेस यानी स्वच्छता बनाए रखना। द वार्डन शुड इंश्योर दैट द हॉस्टल रूम, बाथरूम, किचन एंड सराउंडिंग एरिया आर क्लीन रेगुलरली। प्रॉपर वेस्ट डिस्पोजल एंड सैनिटाइजेशन प्रैक्टिस शुड बी फॉलो टू द मेंटेन हाइजीन। यानी कि वार्डन को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हॉस्टल के कमरे में शौचालय, रसोई, अस्पताल और आसपास का क्षेत्र जो है, सॉरी अस्पताल नहीं, आसपास का क्षेत्र नियमित रूप से साफ किया जाए। कचरा निपाटन और स्वच्छता के उचित नियमों का पालन किया जाए। फिर हम थर्ड पॉइंट क्या लिख देंगे, स्वस्थता और स्वास्थ्य की निगरानी यानी हेल्थ एंड हाइजीन मॉनिटरिंग। छात्रों के स्वास्थ्य की निगरानी के लिए नियमित स्वास्थ्य जांच आयोजित की जानी चाहिए। वार्डन को स्वास्थ्य रजिस्टर बनाए रखना चाहिए जिससे बीमारियों का उपचार का रिकॉर्ड हो। फिर हम फोर्थ पॉइंट इसमें क्या लिखेंगे, प्रिवेंशन एंड अब्यूज फॉर मिसयूज, दुरुपयोग और दुर्व्यवहार की रोकथाम यानी proper supervision of hostel facilities help prevent misuses of resource and ensure transparency in administration. It also reduces the possibility to unsafe condition where abuse might occur. हॉस्टल की सुविधाओं को उचित निगरानी से संसाधनों के दुरुपयोग से रोका जा सकता है और प्रशासन में पारदर्शिता बनी रहती है। इससे असुरक्षित परिस्थितियों और संभावित दुर्व्यवहार को कम किया जा सकता है। फिर देखिए 5 पॉइंट्स हमारा क्या हो जाएगा, अकाउंटेबिलिटी एंड रिकॉर्ड कीपिंग यानी कि जवाबदेही और रिकॉर्ड प्रबंधन। Maintaining the register such as visitor register, stock register, attendance register and incident register help ensure accountability and proper hostel management। यानी कि विजिटर रजिस्टर, स्टॉक रजिस्टर और उपस्थित रजिस्टर और घटना रजिस्टर बनाए रखने से प्रशासनिक जवाबदेही और बेहतर हॉस्टल प्रबंधन सुनिश्चित होता है। ऐसे करके जो है आंसर को हम पॉइंट्स में लिखेंगे। पॉइंट्स में लिखने से मार्क्स ज़्यादा मिलता है, पेपर ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखता है। उसके बाद कंक्लूजन में क्या लिखेंगे कि प्रॉपर इन्वेंट्री मैनेजमेंट, क्लीननेस एंड हाइजीन प्रैक्टिस प्ले अ vital role in ensuring the safety, health and well-being of the student. In EMRS hostel, effective supervision by the hostel warden help maintain discipline, transparency and healthy living environment। ठीक है, सही इन्वेंट्री प्रबंधन, स्वच्छता और साफ सफाई ईएमआरएस हॉस्टल में छात्रों की सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, और वार्डन की प्रभावी निगरानी, अनुशासन और पारदर्शिता और स्वस्थ वातावरण बनाए रखना संभव होता है इससे। ठीक, तो ऐसे करके हमने सारा पॉइंट लिख दिया है, कंक्लूजन लिख दिया। अगर आपसे पॉसिबल हो तो आप इसमें ड्राइंग भी जरूर इंक्लूड करना। आगे बढ़ते हैं, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या है। क्वेश्चन नंबर 11 है, डिस्कस द implementation of 2009 POCSO amendment on hostel warden duties regarding aggravated penetrative sexual cases involving children below 16 years including mandatory reporting and supporting mechanism। यानी कि 2019 पॉक्सो संशोधन के प्रभावों पर चर्चा करें और हॉस्टल वार्डन की जिम्मेदारियों पर, विशेषकर 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों पर गंभीर प्रवेशक यौन हमले के मामले और अनिवार्य रिपोर्टिंग तथा सहायक तंत्र सहित इन सब के बारे में बताना है। तो हम हेडिंग क्या डाल देंगे, इम्प्लीकेशन ऑफ द 2009 पॉक्सो अमेंडमेंट ऑफ हॉस्टल वार्डन ड्यूटीज। तो इंट्रोडक्शन पहले हम क्या लिखेंगे, द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस पॉक्सो एक्ट 2012 was strengthened by the 2009 amendment to provide stricter punishment for sexual offense against children। ठीक है, the amendment introduced the harsher penalty, especially the aggravated penetrative sexual assault on children below 16 years in residential institution like EMRS hostel warden plays a circular role in ensuring compliance with these
प्रोविजन एंड प्रोटेक्टिंग स्टूडेंट फ्रॉम अब्यूज। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन में हम पहला क्या लिखेंगे कि पॉक्सो अधिनियम 2012 को अधिक प्रभावी बनाने के लिए 2019 में संशोधन किया गया, जिसमें बच्चों के विरुद्ध यौन अपराधों के लिए कठोर दंड का प्रावधान दिया गया। विशेष रूप से 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों पर गंभीर प्रवेशक यौन हमले के मामले में सजा अधिक कठोर की गई। ईएमआरएस जैसे आवासीय विद्यालयों में इन प्रावधानों का पालन सुनिश्चित करने के लिए हॉस्टल वार्डन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अब हम भूमिका लिखेंगे टू द पॉइंट्स में। पहला होगा कठोर दंड का प्रावधान। ठीक है, पहला क्या होगा, कठोर दंड का प्रावधान। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, 2019 संशोधन के तहत कुछ अपराधों के लिए न्यूनतम सजा बढ़ाई गई तथा 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों पर गंभीर प्रवेशक यौन हमलों के मामलों में आजीवन कारावास तथा मृत्यु दंड का प्रावधान भी दिया गया। ठीक, फिर हम सेकंड पॉइंट क्या लिखेंगे, अनिवार्य रिपोर्टिंग की जिम्मेदारी यानी मैंडेटरी रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। पॉक्सो अधिनियम की धारा 19 के अनुसार किसी भी व्यक्ति को, विशेषकर हॉस्टल वार्डन को, किसी भी संदिग्ध अपराध को तुरंत पुलिस या एसडीपीओ को सूचना देनी होती है। ठीक है, ये हो गया हमारा थर्ड पॉइंट। अब हम फोर्थ पॉइंट क्या लिखेंगे, इंश्योरिंग चाइल्ड सेफ्टी इन हॉस्टल। ठीक है, मतलब कि हॉस्टल में जो है बच्चे की सुरक्षा सुनिश्चित करना। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, आंसर को ना हमेशा आप पॉइंट्स में लिखें। मैं बार बार कह रही हूँ कि आंसर को पॉइंट्स में लिखिएगा तो ये आपके लिए बहुत हेल्प होगा। देखिए फिर हम आगे इसमें क्या लिखेंगे, वार्डन को उचित निगरानी, लड़के लड़कियों का पृथक्करण, विजिटर रजिस्टर की निगरानी और सुरक्षित हॉस्टल वातावरण सुनिश्चित करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद जो है पीड़ित बच्चों को सहायता प्रदान करना। क्या लिखेंगे, पीड़ित बच्चों को सहायता प्रदान करना कि यदि कोई घटना होती है तो वार्डन को पीड़ित बच्चों के लिए चिकित्सा सहायता, मनोवैज्ञानिक परामर्श और गोपनीयता बनाए रखते हुए सहयोग प्रदान करना चाहिए। फिर हम क्या लिखेंगे, पांचवा पॉइंट कि जागरूकता और रोकथाम कार्यक्रम, यानी कि वार्डन को जो है बच्चों की सुरक्षा, पॉक्सो प्रावधान और शिकायत प्रक्रिया के बारे में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करना चाहिए। लास्ट में हमारा क्या हो जाएगा, कंक्लूजन। कंक्लूजन को हम कैसे लिखेंगे, द 2019 amended to the POCSO Act has strengthened the legal framework for protecting children from sexual offense. Hostel warden must strictly follow this provision to ensure safe and dignity and well-being of the student in residential school। यानी कि पॉक्सो अधिनियम 2019 संशोधन बच्चे के यौन अपराध को सुरक्षा प्रदान करने के लिए उनकी कानूनी ढांचे को मजबूत बनाता है और हॉस्टल वार्डन को इन प्रावधानों में कड़ाई से पालन करना चाहिए ताकि छात्रों को सुरक्षा और सम्मान कल्याण सुनिश्चित हो सके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं हम अपना क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 जो है हेडिंग से पता चल रहा है कि पॉक्सो संशोधन के क्वेश्चन नंबर 12 जो है हमारा हेडिंग से पता चल रहा है कि पॉक्सो के तहत बच्चे की गोपनीय जानकारी को वार्डन को कैसे संभाले, गोपनीयता आकलन और जो है सुनिश्चित करते हुए तथा विशेष अदालत प्रक्रियाओं तथा बाल अनुकूलन वातावरण के अनुपालन को साथ लिखें। यानी इकोलेबरेट हाउ वार्डन शुड हैंडल कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ child victim under POCSO, ensuring privacy, non-signitization and compliance with the special court procedure and child-friendly environment। ठीक है, तो हम पहले इसमें क्या डाल देंगे, हेडिंग हैंडलिंग कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन ऑफ चाइल्ड अंडर POCSO इंट्रोडक्शन हम लिखेंगे पहले। द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस, POCSO एक्ट 2012 emphasizes the protection of child dignity and privacy during investigation and trial. The residential schools like EMRS and the hostel warden plays an important role in maintaining confidentiality of sensitive information related to child victim while ensuring compliance with legal procedure and child friendly practice। ठीक है, तो इसमें पहला क्या हो जाएगा, परिचय, यानी कि इंट्रोडक्शन में हम क्या लिखेंगे कि पॉक्सो अधिनियम 2012 बच्चों की गरिमा और गोपनीयता की रक्षा करने पर विशेष जोर देता है, विशेषकर जांच और न्यायिक प्रक्रिया के दौरान। ईएमआरएस जैसे आवासीय विद्यालयों में हॉस्टल वार्डन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। वो पीड़ित बच्चे से संबंधित संवेदनशील जानकारी को गोपनीयता बनाए रखें, साथ ही कानूनी प्रक्रियाओं का पालन सुनिश्चित करें। ठीक है, तो अब हम इसमें पॉइंट लिखेंगे। पहला पॉइंट क्या हो जाएगा, मेंटेनिंग कॉन्फिडेंशियली, यानी कि गोपनीयता बनाए रखना। पीड़ित बच्चे की पहचान और व्यक्तिगत जानकारी को किसी भी अनाधिकृत व्यक्ति और सामाजिक मंच पर प्रकट नहीं किया जाना चाहिए। इससे बच्चे की सामाजिक कलंक और भेदभाव से बचाया जा सकता है। फिर सेकंड पॉइंट हम क्या लिखेंगे, बाल अनुकूलन दृष्टिकोण, यानी यह वार्डन को सुनिश्चित करना चाहिए कि बच्चे के साथ संवेदनशील और सम्मान के साथ व्यवहार किया जाए ताकि सुरक्षित महसूस करे और अपनी बात जो है खुलकर कह सके। फिर थर्ड पॉइंट हम क्या लिखेंगे, सुरक्षित रिकॉर्ड प्रबंधन, यानी कि मामले से संबंधित सभी दस्तावेज सुरक्षित रूप से रखे जाने चाहिए और केवल अधिकृत अधिकारियों जैसे कि पुलिस, बाल कल्याण समिति और न्यायालय को ही उपलब्ध कराना जाना चाहिए। फिर हम थर्ड पॉइंट क्या लिखेंगे, कलंकित होने से बचाओ। ठीक है,
यानी कि वार्डन शुड इंश्योर द विक्टिम इज नॉट आइसोलेटेड, ब्यूल्ड एंड डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट बाय द अदर स्टूडेंट। वार्डन को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि छात्र पीड़ित बच्चे के साथ भेदभाव, उत्पीड़न या अलगाव का व्यवहार ना करे। ठीक है, फिर फिफ्थ पॉइंट हम इसमें क्या लिखेंगे, कोऑर्डिनेशन विद द अथॉरिटीज, अधिकारियों के साथ समन्वय। वार्डन को पुलिस, बाल कल्याण समिति और विशेष अदालत के साथ सहयोग करना चाहिए, साथ ही गोपनीयता बनाए रखनी चाहिए। ठीक, तो इस तरह से हमारा 5 पॉइंट हो गया। अब हम इसका कंक्लूजन लिखेंगे, तो कंक्लूजन हो जाएगा, मेंटेनिंग कॉन्फिडेंशियली ऑफ चाइल्ड विक्टिम एसेंशियल फॉर प्रोटेक्टिंग देयर डिग्निटी एंड इमोशनल वेलबींग बाय फॉलोइंग पॉक्सो गाइडलाइंस। हॉस्टल वार्डन कैन इंश्योर एंड बी सेफ, सपोर्टिव इन्वायरमेंट एंड अफेक्टेड चिल्ड्रन। ठीक है, यानी कहने का मतलब है कि इंग्लिश में, इस हिंदी में इसका कंक्लूजन ऐसे लिखेंगे कि पीड़ित बच्चे की गोपनीयता बनाए रखना उनकी गरिमा और मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा के लिए अत्यंत आवश्यक है। पॉक्सो दिशा निर्देश का पालन करके हॉस्टल वार्डन सुरक्षित और सहयोगी वातावरण सुनिश्चित कर सकते हैं। ठीक, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, हमारा जो है, विविध पृष्ठभूमि वाली बड़ी संख्या में आदिवासी छात्रों का प्रबंधन, वार्डन की प्रशासनिक योग्यता का विश्लेषण करें, संघर्ष समाधान, मानसिक स्वास्थ्य सहायता तथा पॉक्सो निवारक के शिक्षा एकीकरण पर फोकस करते हुए बताएं। यानी कि हमें मैनेजमेंट के बारे में बताना है एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड में, कि लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट को कैसे मैनेज करेंगे, और इसमें हॉस्टल वार्डन लाइफ को इंक्लूड कर देना है। तो क्या हो जाएगा, हमारा परिचय क्या हो जाएगा, हेडिंग हो जाएगा एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड ऑफ अ हॉस्टल वार्डन इन मैनेजिंग द ट्राइबल स्टूडेंट। इंट्रोडक्शन हो जाएगा, एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल आर डिजाइन टू प्रोवाइड क्वालिटी एजुकेशन ऑफ ट्राइबल स्टूडेंट फ्रॉम डाइवर्स कल्चर एंड सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड। In such institution, the hostel warden play a circular administrative role in managing student, maintaining discipline, ensure emotional well-being and promoting safe environment in line with the child प्रोटेक्शन लॉ सच एज पॉक्सो एक्ट। ठीक है, एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय में जनजातीय छात्रों की गुणवत्ता शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से स्थापित किए गए और यहाँ विभिन्न सांस्कृतिक सामाजिक पृष्ठभूमि से आने वाले छात्रों का प्रबंधन करना हॉस्टल वार्डन की प्रशासनिक जिम्मेदारी होती है। वार्डन को अनुशासन बनाए रखने, छात्रों की मानसिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखने और पॉक्सो अधिनियम के अनुरूप सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित करना होता है। ठीक है, उसके बाद हम इसमें पॉइंट डाल देंगे। पहला पॉइंट क्या हो जाएगा, छात्रों का प्रभावी प्रबंधन। पहला पॉइंट हम लिखेंगे छात्रों का प्रभावी प्रबंधन। इसमें हम क्या लिखेंगे कि वार्डन को छात्रों की दैनिक दिनचर्या व्यवस्थित करनी चाहिए और हॉस्टल गतिविधियों की निगरानी करनी चाहिए ताकि अनुशासन बनी रह सके। ठीक, सेकेंड पॉइंट हम क्या लिखेंगे, कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन यानी संघर्ष का समाधान। विभिन्न पृष्ठभूमि से छात्रों के बीच विवाद हो सकते हैं, वार्डन को संवाद, परामर्श और निष्पक्ष निर्णय के माध्यम से विवाद को सुलझाना चाहिए। ठीक है, फिर हम थर्ड पॉइंट क्या लिख सकते हैं, भावनात्मक एवं मानसिक स्वास्थ्य सहयोग यानी कि इमोशनल मेंटल हेल्थ सपोर्ट। इसमें क्या लिखेंगे कि परिवार से दूर रहने के कारण छात्र तनाव, घर की याद या चिंता महसूस कर सकते हैं, तो वार्डन को जो है उन्हें भावनात्मक सहयोग देना चाहिए और आवश्यक पड़ने पर परामर्श की व्यवस्था करनी चाहिए। ठीक है, फिर फोर्थ क्वेश्चन हम लिखेंगे कल्चरल सेंसिटिविटी यानी सांस्कृतिक संवेदनशीलता। द वार्डन शुड रिस्पेक्ट ट्राइबल ट्रेडिशन, लैंग्वेज एंड कल्चर प्रैक्टिस वाइल मेंटेनिंग डिसिप्लिन एंड एजुकेशन वैल्यू। यानी कि वार्डन को जनजातीय परंपराओं, भाषाओं और सांस्कृतिक मान्यताओं का सम्मान करते हुए अनुशासन और शैक्षणिक मूल्यों को बनाए रखना चाहिए। फिर हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर पॉइंट फाइव क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन द चाइल्ड प्रोटेक्शन एजुकेशन यानी बाल संरक्षण और शिक्षा का एकीकरण। इसमें हम क्या लिखेंगे कि वार्डन को हॉस्टल गतिविधियों में बाल अधिकार, पॉक्सो प्रावधान और सुरक्षा के उपायों के बारे में जागरूकता शामिल करनी चाहिए। अब हमारा क्या आ गया इसमें कंक्लूजन, तो कंक्लूजन क्या लिखेंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड एंड लीडरशिप स्किल ऑफ अ हॉस्टल वार्डन एंड essential for managing tribal student effectively by ensuring discipline, emotional support and cultural sensitivity the warden can create a safe and inclusive environment in hostel। ठीक है, यानी कि वार्डन को प्रशासनिक क्षमता और नेतृत्व कौशल जनजातीय छात्रों के प्रभावी प्रबंधन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और अनुशासन, भावनात्मक सहयोग और सांस्कृतिक संवेदनशीलता के माध्यम से वार्डन ईएमआरएस हॉस्टलों में सुरक्षित और समावेशी वातावरण बना सकता है। ठीक, तो ये ऐसे हम क्वेश्चन को करके लिखेंगे पॉइंट्स में, इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन के साथ। हो सके तो आप ड्राइंग भी बनाना, मैं बार बार बोल रही हूँ। ठीक, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है कि डिस्क्राइब द वार्डन रिस्पॉन्सिबिलिटी अंडर द नेशनल चार्टर ऑफ चिल्ड्रन आरटी एक्ट 2009 इन इंश्योरिंग फ्री कंपलसरी एजुकेशन कंटिन्यूसली द प्रोटेक्शन एंड एक्सप्लोरेशन ऑफ द ईएमआरएस बॉर्डर्स। यानी कि राष्ट्रीय बाल चार्टर तथा आरटी अधिनियम 2009 के तहत ईएमआरएस छात्रवासियों के लिए निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा, निरंतरता और शोषण के संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए वार्डन की जिम्मेदारियों का वर्णन करें। तो सबसे पहले हम हेडिंग लिखेंगे। हेडिंग क्या हो जाएगा हमारा, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ हॉस्टल वार्डन अंडर नेशनल चार्टर ऑफ चिल्ड्रन एंड आरटी एक्ट 2009।
और इंट्रोडक्शन में हम पहले लिख देंगे राष्ट्रीय बाल चार्टर और शिक्षा का अधिकार अधिनियम RT 2009 प्रत्येक बच्चे के शिक्षा, सुरक्षा, सम्मान और विकास के अधिकार को सुनिश्चित करता है। ये हमारे जैसे आवासीय विद्यालयों के हॉस्टल वार्डन की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। वो छात्रों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएं तथा उन्हें शोषण, दुर्व्यवहार और भेदभाव से सुरक्षित रखें। अब जो हम इसका पॉइंट्स लिखेंगे, पहला हो जाएगा शिक्षा तक पहुंच सुनिश्चित करना, यानी वार्डन को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हॉस्टल के सभी छात्र नियमित रूप से विद्यालय जाएं और शैक्षणिक गतिविधियों में भाग लें। किसी भी सामाजिक या आर्थिक कारण से बच्चों को शिक्षा से वंचित नहीं करना चाहिए। सेकेंड पॉइंट क्या हो जाएगा हमारा, शोषण सुरक्षा, यानी कि वार्डन को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि छात्रों के साथ दुर्व्यवहार ना हो, भेदभाव या किसी भी प्रकार के शोषण से सुरक्षित रहे। थर्ड पॉइंट क्या लिख सकते हैं हम इसमें, कि बाल अधिकारों को बढ़ावा देना, यानी कि प्रोमेटिंग चाइल्ड राइट्स। इसमें हम क्या लिख सकते हैं कि वार्डन को छात्रों को संविधान और पॉक्सो जैसे बाल संरक्षण कानूनों के तहत अधिकारों के बारे में जागरूक करना चाहिए। फिर फोर्थ पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, सुरक्षित और समावेशी वातावरण, यानी क्रिएटिंग अ सेफ एंड इंक्लूसिव इन्वायरमेंट। द वार्डन, इसमें लिखेंगे वार्डन को छात्रों के बीच अनुशासन, समानता और सम्मान बनाए रखना चाहिए और उनकी जाति, लिंग या सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो, यानी कि जाति के आधार पर उनके साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए। फिर फिफ्थ पॉइंट हम क्या लिख सकते हैं, मॉनिटरिंग स्टूडेंट वेलफेयर, छात्र कल्याण की निगरानी करना। वार्डन को छात्रों की शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य के लिए निगरानी करनी चाहिए और आवश्यकता पड़ने पर सहायता प्रदान करनी चाहिए। हम इसमें कंक्लूजन क्या लिख सकते हैं कि द हॉस्टल वार्डन प्लेज अ की रोल इन इम्प्लीमेंटिंग द प्रिंसिपल ऑफ द नेशनल चार्टर ऑफ द चिल्ड्रन एंड RT एक्ट बाय इंश्योरिंग एजुकेशन, सेफ्टी एंड इक्वल अपॉर्चुनिटीज। द वार्डन कंट्रीब्यूट द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफ द स्टूडेंट, यानी कि राष्ट्रीय बाल चार्टर RT अधिनियम के सिद्धांतों को लागू करने में हॉस्टल वार्डन की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। शिक्षा, सुरक्षा और समान अवसर सुनिश्चित करके वार्डन छात्रों के समग्र और संरक्षण का योगदान देता है। ठीक, अब हम देखेंगे ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है, इन अ हाइपोथेटिकल केस ऑफ रिपीटेड ऑबिसेंस मटेरियल सर्कुलेशन ऑलमोस्ट hostel student via mobiles, explain the warden multi-level response for POCSO section 20 IT एक्ट इम्प्लीमेशन एंड हॉस्टल डिस्पेंसरी फ्रेमवर्क, यानी हॉस्टल छात्रों में मोबाइल के माध्यम से बार बार अश्लील सामग्री प्रसार, काल्पनिक मामले में पॉस्को धारा 20 IT अधिनियम के प्रभाव तथा हॉस्टल अनुशासनात्मक ढांचे के अनुसार वार्डन की बहुस्तरीय प्रतिक्रिया को समझाएं। तो इसका हम टॉपिक लिखेंगे, वार्डन हैज मल्टी लेवल रिस्पॉन्स सर्कुलेशन ऑफ ऑब्सेंस मटेरियल इन हॉस्टल एजुकेशन। इंट्रोडक्शन, तो पहले हम इंट्रोडक्शन क्या लिखेंगे कि हॉस्टल में छात्रों के बीच मोबाइल फोन में अश्लील सामग्री का प्रसार एक गंभीर समस्या है और पॉक्सो अधिनियम, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम IT एक्ट तथा हॉस्टल अनुशासन नियमों का उल्लंघन हो सकता है। ऐसी स्थिति में जो है हॉस्टल वार्डन की महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां होती हैं और वह इस प्रकार की गतिविधियों को रोके, छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करे और उचित कानूनी तथा प्रशासनिक कार्रवाई करे। इसमें फिर हम लिख देंगे पहला पॉइंट, इमीडिएट डिटेक्शन एंड वेरिफिकेशन, तुरंत पहचान और सत्यापन। यदि छात्रों के बीच अश्लील सामग्री का प्रसार की जानकारी मिले तो वार्डन को पहले सावधानी पूर्वक इसकी पुष्टि करनी चाहिए और स्थिति की जिम्मेदारी को संभालना चाहिए। फिर होता है छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करना। तो इसमें क्या होगा कि वार्डन को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि किसी छात्र को इस सामग्री के कारण उत्पीड़न या धमकी, शोषण ना मिले। फिर हो सकता है रिपोर्टिंग अंडर, फिर इसमें हम क्या लिखेंगे, रिपोर्टिंग अंडर लीगल प्रोविजन, यानी कानूनी प्रावधानों के तहत रिपोर्टिंग। ठीक है, इसमें क्या लिख सकते हैं कि यह सामग्री में नाबालिग शामिल है और बाल अश्लीलता से संबंधित है तो वार्डन को पॉक्सो अधिनियम धारा 20 और IT अधिनियम के प्रावधानों के तहत सूचना देनी चाहिए। ठीक है, फिर हम क्या लिखेंगे, डिसिप्लिनरी एक्शन विद हॉस्टल, हॉस्टल के भीतर अनुशासनात्मक कार्रवाई करना, यानी कि हॉस्टल प्रशासन में स्कूल और नियमों के अनुसार अनुशासनात्मक कार्रवाई करनी चाहिए और संबंधित छात्रों को परामर्श देना चाहिए। फिर हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा, जागरूकता और रोकथाम, यानी वार्डन को साइबर सुरक्षा, मोबाइल की जिम्मेदारी, उपयोग और अश्लील सामग्री साझा करने के लिए कानूनी परिणामों के बारे में जागरूकता आयोजित करनी चाहिए। फिर हम फोर्थ क्या हो सकता है, 6 परामर्श और सुधार हो सकता है, यानी काउंसलिंग एंड रिहेबिलिटेशन हो सकता है, यानी ऐसी घटनाओं में शामिल छात्रों को परामर्श देना चाहिए ताकि वे अपने व्यवहार और परिणाम समझ सके और भविष्य में ऐसी गलतियां ना करें। फिर हमारा कंक्लूजन हो जाएगा, अ बैलेंस अप्रोच इन्वॉल्विंग legal reporting, disciplinary measure, counseling and awareness program is necessary to handle the circulations of offense material in a hostel effectively। अश्लील सामग्री से जो है प्रसार की समस्या निपटने के लिए कानूनी रिपोर्टिंग, अनुशासनात्मक कार्यवाही, परामर्श और जागरूक कार्यक्रमों का संतुलित दृष्टिकोण होना आवश्यक है और इससे छात्रों के लिए सुरक्षित और अनुशासित वातावरण बनाए रखना संभव है। तो ये जो है मैंने पूरा प्रैक्टिस सेट आपको करा दिया, एक पूरा जैसा एग्जाम में आएगा 40 नंबर का ऑब्जेक्टिव और 60 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव। ठीक है, आप एक बार वीडियो को अच्छे से देख लेना
और अगर आपको ये 6 मॉक्स के PDF चाहिए ना, ये ऐसे मॉक्स हमारे पास 6 हैं, अगर आपको PDF चाहिए तो आप हमें व्हाट्सअप करना, वहाँ से आप इस PDF को परचेज कर सकते हो। बाकी मैंने हॉस्टल वार्डन के पूरा डिटेल सिलेबस यूट्यूब पे करा रखा है, आप जाके प्लेलिस्ट देखो, डिस्क्रिप्टिव का उसमें बताया है, उसका भी आप प्लेलिस्ट देख सकते हो। साथ ही जो है हॉस्टल वार्डन EMRS का 18 टॉपिक का पेड PDF हम लोग 20 रुपये में दे रहे हैं, जिसमें सारा टॉपिक्स 18 टॉपिक डिटेल में हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है। अगर आपको चाहिए तो मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, वहाँ से जाके या फिर आप व्हाट्सअप करके परचेज कर सकते हो। अगर आपको JSA का ऑब्जेक्टिव का पेड PDF चाहिए तो वो हम 30 रुपये में दे रहे हैं, और उसमें जो है 500 क्वेश्चन आपको 1 लाइनर मिलेगा। उसके लिए आप हमें कमेंट कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो, या फिर लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगी, वहाँ से परचेज कर सकते हो। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।